जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं और अपने दिन का, अपनी सुबह का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। हम भी प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सिटी एट 10 का आगाज़ जो करते हैं वो एक अच्छे पैगाम के साथ करते हैं, एक अच्छी बात के साथ करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज हमारा सेगमेंट एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमें क्या पैगाम देने वाले हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, आज का मैसेज ये है, देखना अपनी औलाद को बद्दुआ ना दिया करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुझे हदीस याद आ गई। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ग़ालिबन रिवायत है। वो फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखना अपने आप को बद्दुआ ना देना। ला तदउ अला अनफुसिकुम, अपने आप को बद्दुआ ना देना, अपनी औलाद को बद्दुआ ना देना। मेरे भाइयों, अक्सर मेरी बहनों की ज़बान से अक्सर निकल जाता है औलाद के बारे में, अपने बारे में, अल्लाह करे मैं मर ही जाती, मेरा बेटा मर जाता। मेरे नबी ने फरमाया, ऐसा ना किया करो। बस औक़ात एक ऐसी घड़ी भी होती है जिसमें अल्लाह दुआ कबूल फरमा लेते हैं। इसलिए इस किस्म के अल्फाज से हमें इज्तिनाब करना चाहिए। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जी, ये तो थी आज का एक अच्छा पैगाम। और अब चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। देखते हैं कि आज किन टॉपिक्स के हवाले से हम बात करेंगे। पीडीएम आज रीगल चौक पर मैदान सजाएगी। मौलाना फजलुर रहमान मुजाहरे की क़यादत करेंगे। सिंध में गैस का बहरान, कराची के तमाम सीएनजी स्टेशन 24 घंटे के लिए बंद करने का फैसला। शहर में सीएनजी स्टेशन इतवार सुबह 8 बजे से पीर सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। शहर कायद से तजावुज़ात ख़त्म करने का मिशन, 2 अजला में बड़ा ऑपरेशन। ज़िला जनूबी के 3 इलाकों में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ। कराची गुजरनाला ऑपरेशन में घर गिरने पर रिहायशी खातून सदमे से इंतकाल कर गई। अहलियाने कराची के लिए सऊदी अरब का तोहफा, हुनरमंदों को सऊदी शहरियत देने की मंजूरी। जी, ये तो थी आज की टॉप स्टोरीज़। इनको डिस्कस करते हैं। आपको बताएं कि हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में वाजिद अस्फ़हानी साहब ने, जो कि एक सीनियर रिपोर्टर हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वाजिद साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर, आगाज़ करेंगे। पहली जो बात करेंगे महंगाई के ख़िलाफ़, और तकरीबन हम रोज़ाना की बेसिस पर महंगाई के ख़िलाफ़ बात करते हैं, क्योंकि इस वक्त आवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। हर चीज़ की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। और अब पीडीएम आज जो है वो रीगल चौक पर मैदान से जाएगी और मौलाना फजलुर रहमान जो कि पीडीएम की क़यादत करेंगे, इस मुजाहरे की क़यादत करेंगे। क्या कहेंगे आप? महंगाई इस वक्त मुल्क भर में हर चीज़ की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, और पीडीएम का हमने देखा, और साथ साथ पीपल्स पार्टी भी, जो एक बार हमें लगता है कि दोबारा इस महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज में पीडीएम के साथ नज़र आ रही है। देखें, महंगाई तो सबको पता है कि ऑलमोस्ट इतनी हो चुकी है। कल हमने एक हमारे एक प्रोग्राम एंकर है रमशा, उनमें वो जब गई फील्ड में और लोगों से बात करी थी, तो खातून ने जिस तरह से कहा, अपना दुख बयान किया, महंगाई के हवाले से उन्होंने बात की, तो वो देखिए वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ है। और वाकई ये हकीकत है। अगर हम ऑन ग्राउंड बात करें तो महंगाई का लेवल इतना आ गया है कि आम लोगों के दस्तरस से निकल गई हैं सारी चीज़ें। और ठीक है, अपोजिशन का हक़ है, ये बनता है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ वो इस तरह का एहतजाज करे और इस तरह की चीज़ें लाए। पिछले महीने भी पीडीएम ने एहतजाज किया था कराची में, और उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान नहीं आ सके थे, कोई ज़ाती उनकी मसरूफियत थी, और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने
जो है वो मुजाहरे की क़यादत की थी। लेकिन इस बार मौलाना साहब कल आ चुके हैं और इम्कान है कि आज एक भरपूर मुजाहरा किया जाएगा, एक स्ट्रीट पावर शो की जाएगी। और कराची में चूँकि इनके फॉलोवर्स ज़्यादा हैं, आवाम में बेशक उनके इतने अब मानने वाले नहीं रहे पहले की तरह, लेकिन चूँकि मदारिस में बहुत सारे उनके तलबा हैं यहाँ पे और वो बड़ी तादाद में शिरकत कर लेते हैं, तो एक पावरफुल शो बन जाता है। सही। तो आपको लगता है ये जो पीडीएम मुतहरक होती हुई नज़र आ रही है, पीपल्स पार्टी भी इनके साथ मुल्की एहतजाज में शामिल है जो महंगाई के ख़िलाफ़ है, तो क्या ये हुकूमत पे कोई प्रेशर डाल सकेंगे और क्या हुकूमत अपने जो मौजूदा जो पीरियड रह गया है उसको पूरा कर पाएगी या फिर हुकूमत को ये घर भेजने में कामयाब हो जाएंगी? देखिए, पीपल्स पार्टी तो बज़ाहिर पीडीएम से अलग ही नज़र आती है और जिस तरह से ये इल्ज़ामात लगाते हैं पीपल्स पार्टी पे कि सबसे ज़्यादा नुकसान ही पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को पहुंचाया, तो उसकी तो अहमियत तो हमें नहीं आइडिया है कि पीपल्स पार्टी क्या आगे अपना लाएअमल बनाती है। लेकिन ये प्रोटेस्ट वैसे देखें अवाम में ज़िंदा रहने के लिए, जैसे जमात इस्लामी आपको पता होगा शहर में कोई 1-1.5 साल से पेनाफ्लेक्स प्रोटेस्ट कर रही है, यानी वो पेनाफ्लेक्स लगा देती है कि कराची के अवाम को कम गिना फना गया, तो एटलीस्ट वो अपनी प्रोटेस्ट एज ए पेनाफ्लेक्स के तहत या पैनल के तहत कर तो रही है, अवाम के लिए आवाज़ तो उठा रही है, बाकी कोई अवाम के लिए आवाज़ नहीं उठा रहा। इस तरह के मुजाहरे अवाम में इन रहने के लिए, पॉलिटिक्स में इन रहने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं अपोजिशन जमातों के। इससे हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये कोई ऐसा लाएअमल नहीं है कि जी इस्लामाबाद जाके पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, ये बस एक खानापुरी का है, क्योंकि महंगाई इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त पीक पर है, तो ये अपनी गिनती पूरी करने के लिए एहतजाज कर रहे हैं, इससे हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर ये इस सिलसिले को बढ़ाते हैं, मुल्की लेके आते हैं और मज़ीद जमातों को बुलाते हैं, सवाए अभी सिर्फ पीडीएम से काम नहीं चलेगा, इनको अपने साथ दीगर जमातों को भी साथ मिलाना पड़ेगा। सही। लेकिन वाजिद साहब, पीपल्स पार्टी भी एहतजाज करी, जमात इस्लामी की आपने बात की, वो भी एहतजाज करी, आवाम भी सरापा एहतजाज है, तो मेरे ख्याल है अब तो हर कोई एहतजाज कर रहा है अपने अपने जितनी इसकी हो सकता है, तो कहीं कोई ब्रेक लगेगा? आपको लगता है आगे आने वाले वक्त में महंगाई कम होगी या और चीज़ों की कीमतों में इजाफा होगा? महंगाई तो बढ़ी कि देखें, अभी कह रहे हैं कि पेट्रोल में फिर 11 रुपये का इजाफा होने वाला है। अच्छा। तो महंगाई तो बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी। जो चीज़ बढ़ जाती है हमारी महंगाई में वो कभी भी वापस नहीं होती है। और हुकूमत जाने न जाने का तो अभी खैर सवाल यूँ नहीं पैदा होता कि अपने उन्होंने सारे जो है ना कि वो पत्ते संभाल के रखे हुए हुकूमत ने, उनको कोई ऐसा इशू नहीं है। उनकी सारी चीज़ें कंट्रोल में हैं। अपोजिशन में फूट पड़ी हुई है, कोई बहुत ज़्यादा कामयाब अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर रही है, जहाँ एहतजाज करना चाहिए वहाँ एहतजाज नहीं कर रही है, और बाज़ मामलात में तो बैकडोर सपोर्ट भी कर रही हैं कुछ अपोजिशन जमातें। जमात इस्लामी इस वक्त इनके साथ नहीं है, ये सब बिखरी हुई जमातें हैं, मतलब अलग-अलग एहतजाज करें, एक साथ करेंगे तो शायद इसमें रंग हो। लेकिन अभी चूँकि ये भी इशारों पर चलने वाले लोग हैं, कोई इनका ख़ास इस हवाले से हमें लाएअमल नज़र नहीं आता, तो फ़िलहाल इनको कहा है कि आप सिर्फ अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करें और उसके बाद अपने घर चले जाएँ। सही। अच्छा, महंगाई की बात हम जब करते हैं तो हमें एक तो महंगाई का सामना है, दूसरा हमें चीज़ों की शॉर्टेज नज़र आ रही है, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो आटा हो, और यूटिलिटी स्टोर्स पे ख़ास तौर पर ये अशिया ज़रूरिया जो हैं वो मौजूद नहीं है। क्या कहेंगे, ये शॉर्टेज का मामला क्या है? क्या ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो कर रहे हैं, जो कि शुगर मालिकान हैं या जो आटे की मिल्स हैं, वहाँ ये अंदोज़ी हो रही है, वाकई इसका बहरान है? देखिए, बुहरान तो है, हर जगह है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी हो रही है। लेकिन बात यह कि अब आवाम की दस्तरस से वो चीज़ें दूर होती जा रही हैं। जो चीज़ बड़ी आसानी से लोग ख़रीद लिया करते थे, और वो अब उनकी महंगी होने की वजह से वो चीज़ अब उनकी दस्तरस से दूर हो गई है। पहले एक ज़माने में घर में बहुत अच्छे खाने बन जाया करते थे, गरीब आदमी के भी घर में भी, जो छोटी फैमिली हुआ करती थी, वो बेचारा दाल रोटी पे आ गया है। तो एक तो वही वाली बात आपकी कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, बुरहान है, पीछे से चीज़ें नहीं आ रही हैं। दूसरा, महंगाई ने आम इंसान की कमर तोड़ के रख दी है। अच्छा वाजिद साहब, आपने कहा दाल रोटी पे आ गया है, तो दालों की हम कीमतें अभी बात कर रहे थे, 200, 300, 350 रुपये किलो दाल पहुंच गई है। तो एक वक्त था ना दाल रोटी को गरीब की ग़िज़ा समझा जाता था, लेकिन दाल तो अब मुर्गी, मटर, सब्जियां सब बराबर रेट्स पर चल रही हैं। बिल्कुल। देखिए, मैंने कल भी कहा था कि जो मिडिल क्लास था, जो चिकन, बीफ, मटन, ये सब चीज़ें हफ्ते में एक आधा दफ़ा खा लिया करता था, लेकिन इस हुकूमत ने आके मिडिल क्लास तबके को भी ख़त्म कर दिया है। अब सिर्फ 2 ही तबके रह गए, यहाँ तो अमीर जो आराम से सारी चीज़ें खा रहा है, पी रहा है, पहन रहा है, ओढ़ रहा है, और यहाँ पर गरीब जो सिर्फ अब दाल रोटी पे आ गया है।
जी, चलते हैं अपनी अगली ख़बर की जानिब और बात करेंगे गैस बहरान की। इस वक्त कराची और सिंध भर में शदीद गैस का बहरान सामने आ रहा है देखने में। और कल अगर हम बात करें तो हमाद अज़हर जो कि तवानाई के मिनिस्टर हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि गैस जो है वो सार्फिन को, घरेलू सार्फिन को 3 दफ़ा मिलेगी, नाश्ते, खाने और दोपहर के खाने और रात के खाने के टाइम। लेकिन जब गैस हम देखते हैं अगर इस टाइम पर भी मिले, जो कि बहुत ही एक अजीब बात है, ये एक बेसिक ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि हम हर इंसान का खाने की टाइमिंग डिफरेंट है, फिर आपको खाना गर्म करना होता है, बच्चों को दूध गर्म करके देना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम हर साल देखते हैं सर्दियां जैसे ही आती हैं, एक तो हुकूमत अपनी मिसमैनेजमेंट जो बद इंतज़ामी है उसमें और बिगाड़ पैदा कर देती है और हर साल हमें ये गैस बहरान देखने में आता है। ना LNG टर्मिनल अब तक लगा सकी है, ना पाइपलाइन जो है वो सही से बिछा सकी है, उस पर कोई काम हुआ है। इस हवाले से बात करते हैं। जी देखिए असल में पाकिस्तान में गैस के ज़खायर एक ज़माने में बहुत ज़्यादा थे और पाकिस्तान खुद कफ़ील था इस हवाले से गैस के मामले में। लेकिन जब से ये गुज़िश्ता 20 साल पहले CNG आई है और कारों में जब इसे मुंतकिल किया गया है, तो इससे जो गैस के ज़खायर थे, फिर देखें जब CNG आपको पता है कि इस तरह के बयान हमने पहले भी देखे कि जी हम CNG 1 दिन के लिए बंद करेंगे, 2 दिन के लिए बंद करेंगे, सनतों को हम देंगे। अब ना सिर्फ सनतों को भी गैस की बंदिश का सामना है, CNG कभी 10 दिन के लिए बंद कर देते हैं, आज भी 24 घंटे के लिए बंद की है। घरों में अमूमन गैस कहा जा रहा है जो हुकूमती वज़रा हैं कि इस वजह से CNG स्टेशन बंद किए जा रहे हैं ताकि घरेलू सार्फिन को प्रॉब्लम ना हो। लेकिन कल ही हमाद अज़हर ने जिस तरह कहा कि 3 दफ़ा गैस मिलेगी, 3 दफ़ा दिन में, तो ये आप क्या समझते हैं इस बयान को? ये तो एक बेसिक नेसेसिटी है गैस का मिलना। आप खाना बनाते हैं, आपकी 10,000 चीज़ें होती हैं और हम ये देखें कि इन 3 दफ़ा जो मिलेगी इसमें भी गैस का जो प्रेशर होगा वो ठीक नहीं होगा। घरेलू सार्फिन को यहाँ पर भी प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें 51 में सुई से गैस दरियाफ़्त हुई थी, फिर उसके बाद सिंध से बहुत सारे इसके ज़खायर जो हैं वो दरियाफ़्त किए गए हैं और गैस में पाकिस्तान को कोई इतना इशू नहीं था। मैं वही उसी तरफ आ रहा हूँ, जब 99 में ये CNG कार्स पाकिस्तान में शुरू की गई, उस वक्त पहले साल में शायद 50 या 60 CNG स्टेशन थे पूरे मुल्क में। अब इस वक्त पूरे मुल्क में 3000 से ज़ायद CNG स्टेशन हैं, तकरीबन 5 लाख गाड़ियाँ हैं, जो मैं आम कार की बात कर रहा हूँ, पिकअप मज़दा की बात नहीं कर रहा, जो CNG पे चल रही हैं। तो ये सारी गैस जब इस पर कन्वर्ट होकर यहाँ पे यूज़ होगी तो ज़ाहिर आपकी सनतों को नहीं मिलेगी, घरों में नहीं मिलेगी। इसलिए आप देखें अमूमन रात में या सुबह जब घर में गैस यूज़ करते हैं तो गैस नहीं आ रही होती है या प्रेशर कम होता है। और ये 3 दिन वाली बात तो बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना कि तो ये आप क्या समझते हैं इनकी नाहिली बता रही है। क्यों हुकूमत नए LNG टर्मिनल नहीं लगा सकी, ना कोई गैस लाइन पर कोई पाइपलाइन जो है ना उस पर कोई काम हो सका है? देखिए इसमें हुकूमती नाहिली तो है, सामने आ रही है। मेरे ख्याल में शायद एक अभी ही शायद ख़राब है या पिछले दिनों एक गैस फील्ड जो थी मीरपुर ख़ास की, वो भी बंद थी। और जो टर्मिनल आपने बात की LNG वाला, जो कराची पोर्ट पे जो 2 टर्मिनल है, एक मेरे ख्याल में एंग्रो वाला है और एक और किसी कंपनी का है, पोर्ट गैस कंपनी है शायद, उसका है, उसकी भी बहाली का काम शायद अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। तो ये हुकूमत को इस पर सोचना चाहिए। अगर आप आवाम से बुनियादी ज़रूरत की चीज़ ले लेंगे, पानी, गैस, बिजली, तो फिर वो किधर जाएंगे? तो ये जो तवानाई के मंसूबे हैं और वक्त पर अगर हमें अगर गैस के जो कार्गो हैं या टेंडर जो हैं वो इंपोर्ट करते हैं, वो भी ये भी एक वजह है कि टाइमली उसको नहीं इंपोर्ट किया गया, फिर उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इस वजह से भी इसकी शॉर्टेज हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें ये सारी प्लानिंग की जाती हैं पहले से, जब हुकूमत आती है, जब इनके लोग बैठते हैं, माशी तजज़ियेकार बैठते हैं, इनकी सारी जो इतने भी ब्यूरोक्रेट हैं, जितने भी इनके थिंक टैंक हैं, वो बैठ के जब लाएमल तैयार करता है तो फैसला करता है कि कितनी पेमेंट कब की जाएगी और ये सेक्टर कब चीज़ें आवाम के लिए खोली जाएंगी। लेकिन ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके देखें। अब तो खैर ये ज़माना आ गया है कि बिजली से कारें चल रही हैं। अब एटलीस्ट जो CNG स्टेशन हैं, ये भी बयान हमने सुनने को मिला था कि इसको बिजली की कारों में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरह से हमें गैस की बचत होगी। आप इस सूरत हाल पे काम कर लें, बिजली की कारें जो हैं, इलेक्ट्रिक कार हैं, उसको पाकिस्तान में प्रमोट करें, वो चीज़ें कोशिश करें, आवाम के फलाह के लिए सोचें और उनकी जो बेहतरी के लिए सोचें। इलेक्ट्रिक कार्स की बात करें, उनकी प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा हैं। पेट्रोल कार्स जो हैं वो आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, इलेक्ट्रिक कार कैसे अफोर्ड? देखिए इलेक्ट्रिक कार आपको लानी पड़ेगी। देखिए CNG को लाई भी इसलिए थे कि माहौल दोस्त जो है ये गाड़ी है। अभी भी हालांकि पाकिस्तान में कराची में CNG कार्स इतनी यूज़
होती हैं, फिर भी आलूदगी में आप रोज़ देख रहे होते हैं इंडेक्स में दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, पाँचवें नंबर पे। अगर सिर्फ पेट्रोल और डीजल पे गाड़ियाँ चल रही होती तो पाकिस्तान कराची तो नॉन स्टॉप जो है वो नंबर 1 पे होता आलूदगी में। एटलीस्ट ये इलेक्ट्रिक कार आने से, ये CNG के आने से, चलें अब तो खैर गैस का बुरान हो गया है क्योंकि आपने गैस के ज़खायर की तबाह बर्बाद कर दिए सारी CNG गाड़ियाँ कन्वर्ट करने के बाद। एटलीस्ट आपका के क्या नाम है माहौल आपका दुरुस्त होगा, लोगों की सेहत पे अच्छा असर पड़ेगा, जो इतनी आलूदगी हो रही है एटलीस्ट वो बेहतर होगी। सही। बिल्कुल गैस बहरान इस वक्त बहुत ज़्यादा है सिंध भर में, कराची में, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन परेशान हैं, जो जो सनतकार हैं वो परेशान हैं, और साथ साथ जो हमारे सियासतदान हैं वो भी कुछ परेशान नज़र आते हैं। सईद गनी परेशान हैं और उन्होंने गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं इस हवाले से। कराची में भी गैस की बहुत शदीद किल्लत है और लोग बहुत मुश्किल का सामना कर रहे हैं। मेरे अपने घर में हम सिलेंडर मंगा के जो है वो गुजारा कर रहे हैं, गैस नहीं आ रही है, वो पिछले कई दिनों से नहीं आ रही है। ये सूरत हाल पूरे शहर में, कराची जैसे शहर में है, तो आप तस्वुर कीजिए कि जो छोटे शहर हैं, जो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ लोगों की आवाज़ इतनी नहीं उठती, वहाँ लोगों का क्या असर हो रहा होगा। लोड शेडिंग हो रही है सर्दी के दिनों में भी, और गैस की भी। जी देखा आपने सईद गनी साहब क्या कह रहे थे, उन्होंने भी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब लगता है कराची के हर फ़र्द को, हर शहरी को ही अपने घर में सिलेंडर लाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम देखते हैं सर्दियाँ आती हैं, गैस की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है, गैस की जो प्रेशर है उसकी कमी का सामना करना पड़ता है। और कल वाजिद साहब जब मैं रात 10 बजे खाना गर्म करने के लिए गई और मैंने गैस जलाई तो बिल्कुल गैस नहीं आ रही थी। अब ये टाइमिंग्स का भी नहीं पता कि 8 से, मेरे ख्याल है 8 बजे से 9 बजे तक या 10 बजे तक गैस आएगी। तो टाइमिंग्स क्या डिसाइड किए हैं, जो कल हमाद अज़हर साहब ने बताया 3 दफ़ा आएगी गैस, उसकी टाइमिंग्स क्या डिसाइड की? नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई टाइमिंग इसकी आगे डिसाइड करेंगे, और अच्छा। ये वैसे हम बहुत परेशान है, लेकिन अमूमन हमारी यहाँ कराची में बाज़ इलाकों में रात में 10 बजे के बाद गैस नहीं होती। अब आप ये बता रही हैं कि 8 बजे के बाद गैस नहीं है, तो देखें 8 बजे वो टाइम होता है जब खाना पकाने का टाइम हो रहा होता है। 10-11 बजे के बाद तो अमूमन लोग जो है वो चाय वगैरह बनाने के चक्कर में इसमें गैस का इस्तेमाल करते हैं, चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर शाम में ही, रात में ही 7-8 बजे, कराची में तो आपको पता है खाना ही 7-8 बजे के बाद बनना शुरू होता है, अगर ऐसे में गैस बंद होगी तो लोगों के लिए बहुत दुश्वारी हो जाएगी, और ये हुकूमत को शायद इस फैसले को वापस लेना होगा। सही। और जो कल हमाद अज़हर साहब ने कल कहा जिस तरह के 3 टाइम गैस आएगी, तो पीछे से कुछ आवाज़ें भी आई कि उसमें अंडा उबल जाएगा। तो मतलब कि जब भी आप देखते हैं गैस कमी, प्रेशर नहीं होता, कमी का सामना करना पड़ता है, तो अब हमें भी गैस सिलेंडर ला के रखने पड़ेंगे घर पे। देखिए या लकड़ियों पे चूल्हा जलाना पड़ेगा। पुराने दौर में जिस तरह कराची के बारे में कहते हैं कि जी यहाँ पे ट्रांस वगैरह चलती थी, डबल डेकर वगैरह चला करती थी पहले के ज़माने में, बसों ट्रांसपोर्ट की बहुत अच्छी हालत थी। अब हम CNG पे आ गए, यानी दुनिया आगे की तरफ जा रही है और हम पीछे की तरफ आ रहे हैं। पहले किसी ज़माने में लकड़ी के चूल्हे वगैरह और लकड़ी के ज़रिए, मुझे लगता है कि वो दौर इस हुकूमत वापस ले आएगी कि आवाम को ये 100 साल पहले पीछे फेंक दें। सही। जी ये तो थी आज हमने बात की अभी तक महंगाई के हवाले, इस बहरान के हवाले से। अब बात शहर कायद में इस वक्त जो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है, नस्ला टावर का वाक़या हमने देखा, तजूरी हाइट्स, फिर मक्का टेरेस, फिर लियारी की जो 7 मंजिला इमारत थी उसको भी उसमें जो 3rd फ्लोर इलीगल बनाया गया था उसको गिराने का हुक्म दिया। अब बताया जा रहा है कि कराची के 2 बड़े अजला में ऑपरेशन जारी है। इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी 10। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और अब चलते हैं अपनी अगली ख़बर की जानिब। बात करेंगे शहर कायद में इस वक्त जो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है। कई इमारतें इस वक्त जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है उसको इल्लीगल करार दिया गया है और उसको गिराने का हुक्म भी दिया है। आपको बताएं कि इस वक्त 2 अजला कराची के जो बड़े हैं उसमें एक बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है। ज़िला जनूबी के 3 इलाकों में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होंगी, जो है अदालत की जानिब से ये हुक्म दे दिया गया है। और जब हम बात करते हैं इसी हवाले से, गुज्जर नाला पर भी जो तजावुज़ात बना लिए गए थे इल्लीगली, जिन्होंने घर तामीर कर दिए गए थे, उन घरों को भी गिराया गया था, जिसके बायस एक ख़ातून भी, वहाँ की जो रिहायशी ख़ातून थी, जब उनका घर मिसमार किया गया तो वो सदमे से इंतकाल कर गई। और जब उनके अहले खाना से पूछा गया तो उन्होंने यही वजह बताई, और उसके बाद उनके जो हस्बैंड हैं, जो उनके शौहर हैं, उनको भी दिल का
का दौरा पड़ गया। यानी इतनी तकलीफ़देह बात है कि आप अपनी जमा पूंजी लगा कर, आप ज़िंदगी भर की अपनी सेविंग्स लगा कर एक घर बनाते हैं और आपको ये पता ही नहीं है कि ये जगह जो है वो इल्लीगल है या गैर कानूनी तौर पर इस पर कोई घर तामीर किया जा रहा है। इस हवाले से बात करते हैं। जी वाजिद साहब, तजावुज़ात के ख़िलाफ़ हम देख रहे हैं मुसलसल कराची में कार्रवाइयाँ जारी हैं और अभी गुज्जर नाले की एक जो रिहायशी थी, जब उनका घर मिसमार किया गया तो उनको सदमे से वो इंतकाल कर गए। कितनी तकलीफ़देह बात है ये। देखिए, ये जो घर हैं गुजर नाला वगैरह के करीब, इन्होंने बहुत कम पैसे दे के ख़रीदे थे क्योंकि बहुत गरीब तबके के लोग हैं ये लोग। और देखें, जिसके सर से छत अगर गिर जाए, ले ली जाए और गिरा दी जाए, घर में इस्तेमाल कर दिया जाए, तो ज़ाहिर उसके लिए तो बहुत ही सदमे वाली बात होगी। वो रहेगा कहाँ, उसके बच्चे कहाँ सर छिपाएंगे, और यानी एक तरह से बहुत परेशानी वाली बात है इन लोग के लिए। तो वो खातून का जाँबाहक होना ज़ाहिर सदमे से बनता है। वो शायद ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी, उन्होंने अपने ऊपर लिया। बहुत हज़ारों सैकड़ों लोग थे वहाँ पे जो गुर्जर नाला वाले इलाके में रह रहे थे। और ठीक है, वो गलत थे, लेकिन उन गरीब लोगों को पता नहीं था। उनसे जो पैसे लिए गए वो हुकूमती जो इदारे थे उनके उन लोगों ने ये कहकर लिए गए जी हम आपको लीगल कर रहे हैं। उनका कोई, लेकिन पढ़े लिखे लोग तो होते नहीं हैं जो गरीब लोग होते हैं। उनको इतने डॉक्यूमेंटेशन का पता नहीं होता है। उनसे जो कहा गया, आस पड़ोस में जिसने कहा कि जी ये घर ले लो, इसके लिए इतने पैसे दे दो, लाख 2 लाख 4 लाख, वो उन्होंने देके रिश्वत वगैरह दे के भी अगर उन्होंने अपने घर को अपने नाम किया है और उसके बाद बता दी जाए कि जी घर तोड़ दिया जाएगा, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा, कराची जैसे शहर में जहाँ एक जॉब करने वाला भी अच्छी घर बनाना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो एक गरीब आदमी के लिए इंतहाई अफसोस की बात है। वाजिद साहब, ये तो एक बात है जिन्होंने घर गैर कानूनी तौर पर बना लिए गए थे वहाँ पर, लेकिन एक मामला वो भी है, ये जो रेहड़ियाँ लगा लेते हैं या ये जो दुकानें बना लेते हैं अपनी मर्ज़ी से और फिर उनका कारोबार चलने लगता है और कई सालों बाद फिर उसके ख़िलाफ़ जो है ऑपरेशन किया जाता है। इसी तरह ज़िला जनूबी के 3 इलाकों में ये ऑपरेशन किया जा रहा है। ज़िला शर्की में महमूदाबाद जुनेजो कॉलोनी में भी तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जा रहा है। लोगों का सामान ज़ब्त कर लिया है, लोगों का सामान उनको हटाने का हुक्म दिया है। तो शहरी बहुत एहतजाज कर रहे हैं। सब देखिए, ये महमूदाबाद के जो इलाके बता रहे हैं, महमूदाबाद या जुनेजो कॉलोनी, बहुत ही गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं। इनके साथ भी ये मसला है कि किसी तरीके से लोग यहाँ पे एडजस्ट हो जाते हैं, कुछ पैसे दिला के, रिश्वत दे के यहाँ के लोगों को, यहाँ की इंसानियत को अपने घर बना लेते हैं और जब अदालत एक्शन लेती है तो फिर इन्हीं के घर गिराए जाते हैं। इसमें ज़्यादातर लोग तो गलत तरीके से रह रहे हैं, लेकिन जब वो इसको लीगल करा लेते हैं और हुकूमती इदारे इसको लीगल कर देते हैं, यानी उनको कागजात की सूरत में कि जी अब आप यहाँ रह सकते हैं, आपको कोई नहीं हिलाएगा, हम यहाँ पे मौजूद हैं। तो उसके बाद जब अदालत का वार चलता है तो बेचारे फिर सड़क पे आ जाते हैं। जहाँ तक रह गई आपने बात की, जो पथारेदार वगैरह सड़क घेर लेते हैं, दुकानें बना लेते हैं। ये देखिए, ये अलमिया है कराची वालों का, जो यहाँ पे करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के टैक्स देते हैं सालाना, लेकिन जब वो सड़क से गुजरते हैं तो सड़क का हाल बुरा होता है और वहाँ पे उनका दिन का कई घंटे यानी कीमती वक्त जो है वो इन्हीं पथारेदारों की वजह से, इन्हीं पार्किंग वालों की वजह से, इन्हीं प्लाजा वालों की वजह से ज़ाया हो जाता है। आप सिर्फ सुरहाब गोड से लेके शारा फैसल, राशिद मनास रोड पे अगर आप जाएं तो आपके दाएं बाएं दोनों जानिब यानी इतनी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, चाहे वो शादी हॉल की खड़ी हों, चाहे वो मार्केट की खड़ी हों, चाहे वो किसी भी चीज़ की खड़ी हों। उस मार्केट की वजह से, उस शॉपिंग सेंटर की वजह से, उस बाज़ार की वजह से सड़क पे गाड़ियाँ होती हैं, हम लोगों का ट्रैफिक जाम होता है। लेकिन किन लोगों के लिए, उन चंद 100 लोगों के लिए जो कारोबार कर रहे हैं अपना नाजायज़ तरीके से, उन्होंने सड़क घिरी हुई होती है। कहीं आवाम की भी इसमें गलती है, हमेशा बिल्डर्स को हम कहते हैं, लेकिन ये लोग जो कि सर्विस एरिया में या पार्किंग लॉट में या दुकानों के आसपास जो अपना कारोबार खड़ा कर लेते हैं, रेडी लगा लेते हैं इस तरह के, तो जब इनको पता है कि गैर कानूनी है तो इस तरह क्यों लगाया जाता है? बस पैसे देखिए, राशिद मनास रोड पे जो बुध बाज़ार लगता है, वो सबको पता है कौन लगा रहा है, उसके पीछे कौन है, ट्रैफिक को कौन उस पर इन्वॉल्व करता है। वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, आप वहाँ से गुजरें ज़रा कभी, जौहर चौरंगी की तरफ से आप जब निकलें, उस रोड से निकलें आप जौहर मोड़ की तरफ से, तो बदतरीन ट्रैफिक जाम होता है आम दिनों में भी और जिस दिन वो बाज़ार लगता है। लेकिन लग रहा है सबके सामने लग रहा है। अभी तो खैर चले वो अलादीन पार्क वाला मामला ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी उस ट्रैफिक पे और वो राशिद मनास जो रोड है वो कराची की चौड़ी तरीन रोड है, बहुत कुशादा सड़क है, उसके बाद भी वहाँ ट्रैफिक जाम होता है क्योंकि आधी सड़क पे यही गाड़ियाँ पार्किंग के ये ठेले वाले खड़े होते हैं और जिसकी वजह से लाखों लोग वहाँ से रोज़ाना गुजरते हैं। सिर्फ उन चंद 100 दुकानदारों की वजह से और शॉपिंग मॉल की वजह से वो अपना वक्त कीमती ज़ाया करते हैं, कई मरीज़ यहाँ पे रुल जाते हैं। अच्छा, सही। अच्छा वाजिद साहब, मुसलसल अदालत की जानिब से ये कहा जा रहा है, बल्कि हुक्म दिया गया है, जिनके भी घर मिसमार किए गए हैं, जिनके भी फ्लैट बिल्डिंग्स गिराई गई हैं, उनको बिल्डर्स जो हैं उनको ये हिदायत की गई है कि वो जो है उन जो रिहायशी हैं उनको पैसा दें।
और सिंध हुकूमत की जानिब से भी कहा गया था कि गुजर नाले के जो या औरंगी नाले के जो रिहायशी हैं जिनके घर मिसमार किए गए थे उनको भी ऑल्टरनेट घर दिए जाएंगे। तो कल का ये जो वाक़या हुआ है, जो खातून का इंतकाल हुआ है, तो इस हवाले से क्या घर नहीं दिए गए अभी तक उनको? ना दिए गए हैं, ना कुछ को अदायगियाँ हो गई हैं पेमेंट की, लेकिन ओवरऑल सबको नहीं हुए हैं। और देखिए जो की गई है वो भी बहुत मामूली सी की गई है। जो उसकी असल कीमत थी जो उन्होंने खर्च किया था वो पैसे तक भी नहीं दिए गए हैं। कितने पैसे में? 2 लाख रुपए तक दिए? किसी के कुछ यानी लाखों में दिए, लेकिन बहुत कम दिए, यानी आधे पैसे भी नहीं दिए जो कि वहाँ पे लगे हैं। देखिए जब इंसान एक घर ख़रीदता है, गुजर नाले जैसे इलाकों में अगर किसी ने घर लिया होगा तो वहाँ बनाया भी होगा, घर ख़रीदने के बाद अपना पैसा लगाया होगा, उसका वो सारा पैसा डूब जाता है। और कोर्ट कह रही है बार बार इन लोगों की जी पेमेंट करें, चाहे वो नस्ला टावर्स हों, और वो अपने हाथ खाली कर रहे हैं उठाने की जी हमारे पास पैसा नहीं है। हालांकि नस्ला टावर वाले बिल्डर के पास बहुत पैसा है, वो चाहे तो एक दिन में सबकी अदायगी कर सकता है, लेकिन उसे पता है कि अगर मैंने ये अदायगी कर दी तो मेरे पीछे जो पूरी बिल्डर माफिया मौजूद है वो खड़ी हो जाएगी, क्योंकि जब उनके घर गिरेंगे तो उनको भी जवाब भी नहीं दे रहे, ना अदालत का, ना जो लोग उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो कहीं गायब ही नजर आ रहे हैं। आते हैं अपने जो मनपसंद टीवी चैनल्स के रिपोर्टर्स हैं उनको वो बयान देते हैं, उनको इंटरव्यूज़ देते हैं, अपना दुखड़ा बयान करते हैं, लेकिन आवाम के लिए वो कुछ नहीं कर रहे। जो वहाँ पे 54-56 फ्लैट हैं उनको वो चाहे तो एक दिन के अंदर पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि अगर उन्हें पेमेंट कर दी तो एक मिसाल कायम हो जाएगी, बाकी बिल्डर्स जो हैं उनको भी ये करना पड़ेगा। तो ये एक तरह की एक बहुत बड़ी माफिया है जो इसमें इन्वॉल्व है। सही। अच्छा, तो वाजिद साहब ये बताएं मुझे कि ये जो नस्ला टावर का तो एक अलग मामला है, और ये अगर बात करी जाए औरंगी नाला और ये जो कराची सर्कुलर रेलवे पर जो तजावुज़ात का एक भम्मार लग गया था, उसके बाद वो तो कुछ पैसे देके गरीब लोगों ने किस तरह से नाले पे घर बना रही, लेकिन जो बड़ी बड़े बिल्डर्स हैं, नस्ला टावर या जो दूसरी बिल्डिंग्स हैं, अभी लियारी का एक सामने आया केस, तो ये तो लोग जो बुकिंग कराते हैं या जो घर ख़रीदते हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको क्या प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, या जो उनको डॉक्यूमेंटेशन दी जाती है, पूरी लीगल डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, उसके बावजूद नुकसान तो फिर उस आम इंसान का हो रहा है ना जो कि घर ले रहा है। देखिए जो नस्ला टावर जिसने ख़रीदा होगा, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, तो ये ऐड अखबार में प्रिंट हुआ होगा। हाँ। और अखबार में जब तक प्रिंट नहीं होता, जब तक SBCA से या दीगर इदारों से अप्रूवल नहीं होती, वो लिखा हुआ होता है इश्तहार के अंदर कि फना इदारे से अप्रूवल। तो आवाम तो देखिए एक एक इदारे के पीछे पीछे नहीं भागेगी कि SBCA की जी मैं प्लॉट ले रही हूँ या मैं प्लॉट ले रहा हूँ, क्या वो तो देखती है कि अखबार में ऐड छपा हुआ है, लिखा है ऐसे अप्रूवल, KDA से अप्रूवल, फना से अप्रूवल, तो उसके बाद वो मुतमईन हो जाएगा। एक आम आदमी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पीछे फिर ये होता है कि जी आपने ले लिया तो आपने कहा यार बहुत अच्छा फ्लैट है, सस्ता मिल रहा है, अभी ले लो, तो आप पे भरोसा करके किसी और ने भी आपके जानने वाले ने ले लिया, वो इस तरह की चीज़ें करता है। लेकिन अब जब तक आप जो मुलव्विस लोग हैं उनको नहीं लटकाएंगे, उनको सज़ा नहीं देंगे, ये सिलसिला रुकता जाएगा। और एक के नस्ला टावर यहाँ पे सैकड़ों ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो गैर कानूनी या तो बनी हैं या उसके कुछ हिस्से गैर कानूनी तामीर किए गए। अगर ये ऑपरेशन चलता रहा तो मेरे ख्याल है आधे कराची की बिल्डिंग्स तो गिरा दी जाएंगी। मेरे ख्याल में अगले 70 साल तक ये चलता रहेगा। सही जी। चलते हैं अपनी अगली ख़बर की जानिब, और एक खुशी की खबर है पाकिस्तानियों के लिए, कराची वालों के लिए। जो सऊदी अरब है वहाँ उसने जो भी हुनरमंद अफराद हैं जो यहाँ से सऊदी अरब जाते हैं काम करने के लिए, उनको शहरियत देने का फ़ैसला कर लिया है। इस पर मज़ीद बात करेंगे डिटेल में, लेकिन इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 में हूँ ज़हरा रज़ा, और हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि सऊदी अरब ने जो हुनरमंद लोग हैं और जो खुसूसी महारत रखते हैं किसी फ़ील्ड में, उनको शहरियत देने का फ़ैसला किया है। इस हवाले से बात कर लेते हैं। जी वाजिद साहब, एक अच्छी खबर है क्योंकि सऊदी अरब यहाँ से बहुत सारे लोग जाते हैं, काम करते हैं, इस तरह दुबई में भी, लेकिन यही मसला था, कभी भी नेशनैलिटी नहीं दी ना दी जाने का इस पे सोचा गया, ना बातचीत हुई। तो अब ये इतना बड़ा फ़ैसला कैसे ले लिया गया? अच्छी बात है। देखिए वहाँ पे हुनरमंद लोगों की अभी भी बहुत कमी है सऊदी अरब में, और गुज़िस्ता 30-40 सालों में लोगों ने, पाकिस्तानियों ने अपनी अपनी पूरी ज़िंदगी वहाँ लगा दी हैं, और सऊदी अरब की मईशत में और उसके कारोबार में पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत सारे तो हमारे ऐसे जाने वाले हैं जो 40-40 साल से वहाँ पे रह रहे हैं लेकिन उनको शहरियत नहीं मिली, लेकिन ये बहुत अच्छा फ़ैसला है।
और इस पे हमें बहुत खुशी है कि एटलीस्ट पाकिस्तानियों को वहाँ पे जब नेशनलिटी मिल जाएगी तो उसकी बहुत सारी उनको फ़ायदे भी होंगे। लेकिन ये सब के लिए नहीं है, ये मखसूस शोबों के लिए, या तो वो कानून से ताल्लुक़ रखते हो, या साइंस और टेक्नोलॉजी से हों, या फिर वो कल्चर से उनको ताल्लुक़ हो, कोई टेक्निकल काम करते हों, या फिर कोई स्पोर्ट्स वगैरह की एक्टिविटी हो। ये ओवरऑल सब लोगों के लिए नहीं है, ये फार्मूला सब पे उतरता। लेकिन फिर भी इतने सारे लोग जो हैं वो वहाँ पे जब जाएंगे, पाकिस्तान के नेशनलिटी लेंगे, वहाँ पे रहेंगे, पैसा पाकिस्तान में भेजेंगे, तो एटलीस्ट ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। सही सही। अच्छा, ये भी बताइए कि कहा जा रहा है, जैसा आपने बताया कि वो लोग जो कि कानून से जिनका ताल्लुक़ है, मेडिकल से है, कल्चर से है, खेल और टेक्नोलॉजी के शोबों में जो महारत रखते हैं उन अफराद को दी जा रही है। अच्छा, कई ऐसे अफराद हैं जो 20-25 साल से वहाँ पर रह रहे हैं और उनका ताल्लुक़ इन शोबों से नहीं है, तो उनको नहीं दी जाएगी? नहीं दी जाएगी। देखिए, ये जो उनको ज़रूरत है वो ज़रूरत के तहत, और जो वहाँ पे काम कर रहे हैं चाहे वो 20 साल से, उसके वो पैसे ले रहे हैं। ये अच्छी बात है कि ये नेशनलिटी मिल रही है। लेकिन पिछले कुछ सालों में तो ये था कि जब सऊदी अरब में भी कुछ इस तरह की चीज़ें हुई थी, या यूएई वगैरह में, तो बहुत सारे पाकिस्तानियों को जॉबलेस भी किया गया था। बहुत सारे पाकिस्तानी वहाँ पर आए थे यहाँ से, और अपना बना बनाया कारोबार छोड़ के, बना बनाया घर छोड़ के। लेकिन ये एक बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तानियों के लिए। तो इससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा, आप देखते हैं कि देखिए, मुल्क में पैसा आएगा, वो जो है मुल्क में पैसा आएगा, और देखिए सऊदी अरब सबसे करीब ही है पाकिस्तान से, यानी उनकी जो ट्रैवलिंग जो है दौरा वो भी करीब है। बाज़ औक़ात अगर ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहाँ से आने में 1 दिन लग जाता है। उमूमन पाकिस्तानी तरजीह करते हैं सऊदीया में, यूएई में जाने के लिए। एक तो पाकिस्तान से करीब भी, और फिर ज़ाहिर मक़ामात मुक़द्दसा की वजह से वहाँ पे बहुत ख़ास अक़ीदत है दुनिया भर के मुसलमानों को सऊदी अरब से, और सआदत समझते हैं वो सऊदी अरब में रहना। अच्छा, ये बताएं वाजिद साहब कि ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए किया गया है, या दूसरे जो मुल्क हैं उनको भी उनके लिए भी ये शहरियत देने का मामला है? और ममालिक के लिए भी है, लेकिन ख़ासकर पाकिस्तानियों के लिए भी उन्होंने जो दरवाजे खोले हैं ये भी ताज़ा उन्होंने खोले हैं। लेकिन बाकी ममालिक के लिए भी सबके लिए नहीं है। कुछ ख़ास ममालिक हैं जहाँ पे तुर्की वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं, जहाँ पे मुसलमान ममालिक ही हैं। फ़िलहाल तो इंडिया मुसलमान ममालिक है, लेकिन ये करीब इंडिया वगैरह के लिए भी करेंगे। सही, क्योंकि इंडिया वाले बड़े, आप देखें यूएई में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ख़ास ताल्लुकात हैं से, बहुत ज़्यादा तादाद है उनकी, और बड़े ख़ास ताल्लुकात हैं। देखिए, एक तो वो बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान से कोई 4-5 गुना बड़ा मुल्क है, और मोदी हुकूमत आने के बाद सऊदी अरब और इंडिया में बहुत ख़ास ताल्लुकात कायम हुए हैं। सही, ठीक है। चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की जानिब है, आज के भाव, और जानेंगे बसीम से कि आज कराची में जो फलों और सब्जियों के रेट्स हैं वो क्या हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बसीम, बताइएगा कराची में आज सब्जियों के क्या रेट्स चल रहे हैं? जी बिल्कुल, मौजूदा जो महंगाई की सूरत हाल है उसके तनाजुर में सब्जियों की कीमतों का अगर तयन किया जाए तो होल सेल की सतह पर, यानी कि सब्ज़ी मंडी में किसी हद तक सब्जियों की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है, जिसका सबूत टमाटर है। टमाटर जो कि हमने देखा था कि होल सेल में 60 रुपये बढ़कर जो है वो 160 रुपये फ़ी किलो पर पहुंच गया था, और रिटेल में हमने देखा था कि 200 रुपये तक पहुंच गया था। ताहम अब उसकी कीमतों में बतदरीज कमी वाक़ई हुई है। 200 रुपये में जो रिटेल में टमाटर मिल रहा था वो अब जो है इस वक्त 160 रुपये फ़ी किलो रिटेल में मिल रहा है, और इसी तरीके से होल सेल में जो टमाटर 160 पे था वो अब 100 रुपये पर आ गया है। लेकिन अगर दीगर सब्जियों की बात करें तो दीगर सब्जियों की कीमतों में हम होशरुबा इजाफा देख रहे हैं। बिलखुसूस अगर मटर के हवाले से बात करें तो होल सेल मार्केट में, यानी कि सब्ज़ी मंडी में मटर की फ़ी किलो कीमत जो है होल सेल की सतह पर 280 रुपये किलो है, लेकिन शहर में जो है वो मनमानी कीमतों पर फ़रोख्त हो रहा है। 350 रुपये से लेकर 400 रुपये तक पे फ़रोख्त हो रहा है। और इसके साथ साथ जो अगर बात करें लाल आलू की कीमत में तकरीबन 10 रुपये तक का इजाफा है। लाल आलू रिटेल की सतह पर 70 रुपये था, अब वो जो है 80 रुपये पे पहुँच गया है, जबकि लाल आलू की जो कीमत है होल सेल मार्केट में वो 40 रुपये है। इसी के साथ साथ अगर दीगर सब्जियों में मेथी और शिमला मिर्च की कीमतों में हम देख रहे हैं कि इजाफा है। लीमू की कीमतों में कदर इस्तेकाम है। अदरक जो है वो होल सेल की सतह पर 250 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है, और लहसुन जो है होल सेल की सतह पर अच्छा जो दर्जा अव्वल है वो तकरीबन वो भी 200 रुपये पे है। लेकिन चूँकि सब्ज़ी मंडी में जो है वो आड़ती जो है उनकी उजारादारी सामने आ रही है। जो सब्ज़ी मंडी ज़राए उनका कहना है कि आड़ती जो है वो सब्ज़ी फरोशों को महंगी सब्ज़ी फ़रोख्त करें, तो इस नतीजे में रिटेल की जो सतह है उस पर सब्जियों की कीमतों में इजाफा है। क्योंकि जब हमने सब्ज़ी फरोशों से बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि आड़ती उनको महंगी सब्ज़ी जो है फ़रोख्त करते हैं, तो इस नतीजे में जो यहाँ पर लाते हैं और अपना प्रॉफिट रख के जो है वो महंगे दामों ही सब्ज़ी उनको फ़रोख्त करनी पड़ती है। तमाम शहरियों का ये कहना है कि मौजूदा जो महंगाई की लहर है उसमें जो महंगाई करने वाले अनासर हैं उनके खिलाफ हुकूमत को जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए ताकि सब्ज़ी उनकी क़ुव्वत ख़रीद में आ सके। बहुत शुक्रिया बसीम इफ्तिकार हमारे साथ मौजूद थे, जो कि अपडेट
अपडेट कर रहे थे हमें फलों और सब्जियों के रेट्स के हवाले से। अब चलेंगे अपने अगले सेगमेंट। हमारे साथ मौजूद हैं आदिया नाज, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है और हफ्ते के दिन यूजली जो कराची वाले हैं और वो नाश्ते के लिए निकलते हैं, खाने पीने के लिए बाहर निकलते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो आदिया से जानते हैं कि वो किस जगह मौजूद हैं, कराची किस इलाके में मौजूद हैं और लोग किस तरह के नाश्ते को जो है वो प्रेफर करते हैं, ख़ास तौर पे छुट्टी वाले दिन। जी आदिया, अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा आप किस जगह पर हैं और कहाँ लोग किस तरह का नाश्ता खाना पीना पसंद करते हैं? जी बिल्कुल ज़रा, आज चूँकि सैटरडे है और सैटरडे को हम ये देखते हैं कराची वाले नाश्ता अमूमन सुबह के औकात में बाहर करते हैं। सैटरडे संडे की हमेशा से रूटीन रही है कि नाश्ता जो है वो नाश्ता कॉर्नर्स पर ही किया जाता है। अभी भी मेरे बैग पर अगर कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये आप मंजर देख सकती हैं, कुछ लोग आ रहे हैं नाश्ता ख़रीद कर घर ले जा रहे हैं। ऐसे लोग जो कि यहाँ आकर नहीं कर सकते वो अपनी फैमिलीज़ के लिए पैक करवा के ले जा रहे हैं, लेकिन जो लोग नाश्ता यहाँ करना चाहते हैं, आप मंजर देख सकते हैं, यहाँ भी नाश्ता हो रहा है। कुछ तो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आके भी खाना पैक करवा के, नाश्ता जो है वो पैक करवा के लेकर जा रहे हैं। कराची वालों का जो मनपसंद नाश्ता होता है वो वही है, हलवा पूड़ी, चने ले लीजिए, और दीगर में पराठे वगैरह तो अमूमन घरों में बन जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि लोग पराठे लेने के लिए आ रहे हों। अभी भी आप देख सकते हैं कि हलवा पूरी जो है वो सबसे ज़्यादा ख़रीदी जा रही है। चने और नान भी जो है वो भी लिए जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो सैटरडे संडे लोगों की ख्वाहिश होती है वो यही होती है, और फिर फैमिली के साथ बाहर आके नाश्ता करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि फैमिली के साथ आते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो कि दोस्तों के साथ प्लान बनाते हैं और फिर आके नाश्ता करते हैं। ये कुछ मंजर ये लेफ्ट साइड पर भी आप देख सकते हैं, अंदर बैठकर जो है वो नाश्ता किया जा रहा है और सौगात वही है, हलवा पूरी जो है वो उससे लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा रहा है। और अमूमन लोग प्लान ये बनाते हैं कि दोस्तों के साथ मिलकर जाकर जो है वो नाश्ता करते हैं। सैटरडे और संडे फ्री होता है तो फिर ये रूटीन जो है वो बरकरार रहती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिया, हमें अपडेट कर रही थी। जी वाजिद साहब, आपका क्या प्लान होता है, किस तरह जाते हैं फैमिली के साथ? क्योंकि यूजुअली छुट्टी वाले दिन तो हम हलवा पूरी या पराठा या अंडा इस तरह के नाश्ता प्रेफर करते हैं और बाहर जाके खाना पसंद करते हैं। कि मेरे तो शहर से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि हम नाश्ता भी बहुत भरपूर करते हैं और हमारी तो कोशिश होती है जहाँ रोगनी आइटम मिले ज़्यादा। हलवा पूरी वगैरह तो बहुत खा लिया। अच्छा, हमें पता है कि कहाँ हलवा पूरी अच्छी मिलती है। तारिक रोड पे एक लिबर्टी के पास एक बहुत मशहूर हलवा पूरी वाला है जो लस्सी भी बहुत शानदार देता है उसके साथ। लेकिन अमूमन हमारी कोशिश होती है कि निहारी वगैरह इस तरह की चीज़ें, क्योंकि निहारी तो आपको पता है सुबह सवेरे निहार मुँह खाने वाला आइटम है, तो इसलिए उसी से निहारी निकला है। तो हम निहारी अमूमन तरजीह करते हैं। और गुलशन इकबाल में एक दो बहुत अच्छे पकवान हैं जो सुबह सुबह नाश्ता बहुत अच्छा देते हैं। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा अगर मैं पूछूँ हलवा पूरी कराची में कहाँ अच्छी है और किसकी मशहूर है, तो कहाँ किस एरिया का बताइए? देखिए, मैं मेरा ये मानना है कि जितने अच्छे कराची में खाने मिलते हैं, चाहे वो नाश्ते से लेके वो रात के खाने तक हो, वो पाकिस्तान के किसी और शहर में नहीं मिलते हैं। हाँ, ये एक लंबी बहस है, बहुत सारे लोग नहीं मानते, लेकिन बस रोड मशहूर है ज़ाहिर है, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं हलवा पूरी बहुत सारे अच्छे लोग बनाते हैं कराची में। बाज़ औक़ात वो पूरी के बजाय पराठा भी रखते हैं। बस रोड बहुत मशहूर जगह है जहाँ पे आपको ये अभी शायद आदि अभी शायद फ्रेस्को के पास खड़ी हुई थी। फ्रेस्को के साथ एक गली है, उसका जो वो खालिश देसी घी में हलवा बनाता है और उसका कोई मुकाबला नहीं है। जब वो आप खाएं तो उसके साथ जो खुशबू आती है उसकी, वो बहुत बेहतरीन होती है। तारिक रोड पे बहुत अच्छी एक लस्सी वाला है जो लिबर्टी के सिग्नल के साथ एक गली में, जहाँ पे ये रिटेल मार्केट है, वहाँ पे वो कोने में उसकी शॉप है। वो हलवा पूरी के साथ लस्सी देता है, अचार देता है, और उसका जो छोला और आलू की तरकारी होती है वो अलग अलग बॉल में आपके सामने वो प्लेट के सामने ला के रख देता है। बहुत लजीज उसका नाश्ता होता है। सही, और मुँह में भी पानी आने लगा है। बहुत शुक्रिया वाजिद असफहानी साहब, आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आप लोग ज़रूर इस तरह का नाश्ता कीजिए, हलवा पूरी खाइए, जैसा कि निहारी की बात की, लेकिन इसको डेली बेसिस पे नहीं, या वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पर खाएं, क्योंकि ज़्यादा मुर्गन ग़िज़ाएँ खाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी 10 और मैं हूं ज़हरा रज़ा, और आप बात करेंगे एक बहुत ही अहम मौजू के हवाले से। बढ़ती महंगाई ने वैसे ही अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है, लेकिन अब आपको बताएं कि महंगाई से गाड़ियां भी महफूज नहीं रह सकी हैं, और जो अब होंडा के बाद जो पाक सुजुकी पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो उसने भी अपनी गाड़ियों की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया है। और कहा जा रहा है कि रवा माली साल के दौरान गाड़ियों की जो फ़रोख्त है तकरीबन उसमें
42-43% तक कमी देखने में आई है। और मिसाल के तौर पर एक गाड़ी जो पहले 10 लाख रुपए में लोग ख़रीद लिया करते थे, अब वो 12 लाख या 13 लाख तक की मिल रही है, जो कि एक आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो गया है। हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमत ने जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको फ़रोग़ देने के लिए काफ़ी इक़दामात किए। उसमें एक ऑटो सेक्टर भी था जिसमें टैक्सेस में कमी की गई। दूसरा, आसान कर्ज़े दिए गए, बिलासूद कर्ज़े दिए गए ताकि जो ऑटो फाइनेंसिंग है उसको फ़रोग़ मिले। लेकिन ये जुलाई की बात है और अब कहा जा रहा है कि जो है इतनी हद तक मतलब 40% से ज़ायद कमी आई है गाड़ियों की फ़रोख्त में। इस हवाले से बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है HM शहजाद ने, जो कि चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन के। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपने वक्त दिया। शहजाद साहब, हर चीज़ की कीमत आसमान से बातें कर रही है। महंगाई का ये आलम है। गाड़ियों की अगर बात की जाए तो होंडा ने पहले अपनी गाड़ियों की जो कीमतें हैं वो बढ़ा दी। अब सुजुकी पाकिस्तान की जानिब से भी जो रेट्स हैं गाड़ियों के वो काफ़ी बढ़ा दिए गए हैं। तो अब किस तरह से है? इस तरह तो जो फ़रोख्त है गाड़ियों की उसमें भी कमी आई है, तो ये तो ऑटो सेक्टर जो है उसको भी नुकसान पहुँच रहा होगा। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, देखें जब तक हुकूमत कुछ बोल्ड स्टेप उठाने, अगर वो नहीं उठाएगी हुकूमत, तो ये लोकल असेंबलर माफिया जो है वो कीमतें बढ़ाता रहेगा। उनको ये फिक्र नहीं है कि उनकी प्रोडक्शन कम हो गई, सेल कम हो गई। वो भी देखते हैं कि हमारी गाड़ियां जो है ब्लैक में बिकती है या नहीं बिकती। और ऊपर जैसे प्राइस बढ़ाया गया, आपको ये बात बताता चलूं कि आज से 2 महीना पहले हुकूमत ने प्राइस कम करने के लिए इन तमाम लोकल असेंबलरों का इजलास बुलाया था। जब भी ये असेंबलर जो हैं उन्होंने अपने प्राइस कम नहीं किए, बल्कि हुकूमत ने जो अपनी इनकी आमदनी होती है सेल टैक्स में या FAD में, वो करके आवाम को जो है रिलीफ देने की कोशिश की थी। लेकिन वो तमाम जो काविशें थी उस पर इन लोकल असेंबलरों ने पानी फेर दिया। सिर्फ ये 2 ही कंपनियां नहीं है, टोयोटा, होंडा, सुजुकी, किया, लोगों ने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। और सिर्फ सुजुकी जो है वो 1 लाख से लेके 3.5 लाख रुपए तक बढ़ाए हैं। टोयोटा ने जो है 2 लाख से लेके 8 लाख रुपए तक, होंडा ने जो है वो 2 लाख से लेके 6 लाख रुपए तक बढ़ाए। इसी तरह क्या हुआ, 3 लाख से लेके 4.5 लाख तक बढ़ाए। अच्छा, बात क्या खत्म ये नहीं होती, जनाब इन्होंने प्राइस बढ़ा। बात क्या ये है कि सेल कम हुई है, उसके बावजूद आवाम को ये बुकिंग नहीं दे रहे। तो बुकिंग अगर देते हैं तो 6 से 8 महीने का टाइम दे रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। और एक आदमी जिसकी जरूरत आज है गाड़ी की, वो 6 महीने क्यों इंतजार करेगा? तो सर ये इसकी वजह क्या है शहजाद साहब? क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है? और जितने भी हम पार्ट्स जो होते हैं गाड़ियों के जो असेंबल होते हैं यहाँ पाकिस्तान में, तो वो जो इंपोर्ट कर रहे हैं उनकी प्राइसेस बढ़ गई हैं, या ये अपनी मनमानी कीमतों पे, क्योंकि हर जगह हम देख रहे हैं हर चीज़ में अपनी मनमानी कर रहे हैं डीलर चाहिए फ़रोख्त करने के लिए, तो ये एक फैक्टर है इसका। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो असेंबली जो है वो जाती है। अगर जापान से आ रही होती तो हम कुछ कहते कि भाई कितना फर्क पड़ेगा। देखे, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। जापान एक आइटम ही $1 का है, और यही आइटम अगर आप चाइना से लेंगे तो $1 में 12 आएंगे। अच्छा, देखें एक चीज बता दूं मैं आपको, हम हुकूमत को जो है ये बोल्ड स्टेप लेना चाहिए था, और उस वक्त हुकूमत ने नहीं लिया। मैं पिछले 40 साल से ये टोयोटा, होंडा, सुजुकी जो है ये आज तक मैन्युफैक्चरर नहीं बने। जब 1980-81 में इन्होंने डिलीशन प्रोग्राम पे साइन किया था तो उसमें वाज़ेह लिखा हुआ था कि 5 साल बाद ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में आएगी और हम तमाम चीजें पाकिस्तान में बनाएंगे। आज 40 साल हो गए, हम असेंबलर हैं और असेंबलर ही रहेंगे। अच्छा, अब एक चीज और भी आप देखें, आप जब तक इन लोगों को एक सेटलमेंट कंपटीशन नहीं देंगे ये चीजें होती रहेंगी। हमने बहरहाल हुकूमत से बहुत सारी मरतबा ये अपील की है कि हमें आप इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ जो जापान से आती हैं हमें उसकी कमर्शियल इंपोर्ट अलाउ कर दें और 5 साल पुरानी कार लाने की हमें इजाजत दे दें। मैं आपको आपके नाज़रीन को और हुकूमत को ये बताना चाहता हूँ कि ये 7 से 8
में आज भी हम जापानीज गाड़ी वो हम दे सकते हैं। आज हमारा जो लोकल असेंबलर है उसकी गाड़ियों की कीमतें इतनी ऊपर है कि पाकिस्तान में रहने वाला कोई शख्स अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं मिसाल दे रहा हूँ सुजुकी कार की, जो सुजुकी कार की है वो इंडिया में जो है 3.25 लाख की है, अगर इंडियन रुपया तो वो 6 लाख 6.5 लाख बनते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में तो है। और लूटमार की वजह क्या है कि हमारी हुकूमतें जितनी भी आई इस हुकूमत के साथ मिलकर मैं आपसे कह रहा हूँ कि किसी ने भी इस तवज्जो नहीं। सही। अच्छा, ये भी मुझे बताइए शहजाद साहब कि हुकूमत की जानिब से तो कहा जा रहा था कि ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है उसमें बूम आ गया है। अब अभी 4-5 महीने पुरानी बात है कि बड़ा हमारा ऑटो सेक्टर जो है वो तरक्की कर रहा है, लेकिन यहाँ पर तो मामलात सब उल्टे दिखाई दे रहे हैं। और अभी गाड़ियों की आपने बात की कि पाक सुजुकी की भी आपने बात की, 3 लाख तक उन्होंने बढ़ा दिए एक गाड़ी के ऊपर। तो आपने कहा कंपटीशन नहीं है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। लोकली हम इतनी लोकल प्रोडक्शन हमारी नहीं है, इस वजह से ये वजह है, या फिर जो महंगाई है जो हम जो इंपोर्ट्स करते हैं जो पार्ट्स, वो वजह है इसको गाड़ियों की जो कीमत बढ़ गई है? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो सबसे बड़ी वजह यह है कि हम मैन्युफैक्चरर नहीं है। हमारा 80% जो गाड़ियों का सामान है वो बाहर से आता है, जिसपे CKD, SKD, असेंबली और बहुत सारी चीजें हैं। और देखें, एक मैं मिसाल हमेशा देता हूँ कि लोकल की टोटल गाड़ियों की जो सेल है वो फर्ज कर लें कि $1 अरब की है, तो आप यकीन करें कि 70 से 80 करोड़ डॉलर की इनकी CKD, SKD असेंबली इंपोर्ट होती है। तो एक तो ये बहुत बड़ा सवाल क्या हो रहा है कि तमाम चीजें इंपोर्ट हो रही हैं पाकिस्तान में, कोई भी चीज जो है बन नहीं रही। इवन एक क्रिस्टल लाइट भी जो है ये बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हमारे पाकिस्तान में ये चीजें नहीं बनती। एक तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरा, जो टोयोटा बनाता है वो होंडा नहीं बनाता, जो होंडा बनाता है वो सुजुकी नहीं बनाता। ये काटल है, और ये काटल जो है वो पाकिस्तानी अवाम को भी लूट रहा है और हुकूमत पाकिस्तान की आंखों में भी जो है वो मिर्चें झोंक रहा है। यानी आप ये प्राइस बढ़ना एक अलग बात है। आप कोई भी पाकिस्तानी गाड़ी आपको कंपनी प्राइस पे नहीं मिलेगी। आपको ब्लैक मार्केटिंग के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक ऑप्शन है, हुकूमत जो है वो पिछली हुकूमत और ये हुकूमत, मौजूदा हुकूमत, ये मिलकर कोई 40 साल से इनको परवान चढ़ा रही है, ये अभी तक परवान नहीं चढ़े। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये असेंबलर से मैन्युफैक्चरर कब बनेंगे। इसका एक ही हल है कि हुकूमत जो है वो इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट की इजाजत है। आपको जापानीज गाड़ी 7 से 8 लाख रुपए में आवाम को हम देंगे, और हुकूमत अगर हमारी बात करे तो 150 से 200 अरब का हम हुकूमत को रेवेन्यू भी दे सकते हैं। और ये जो ब्लैक मार्केटिंग की जो नालत है वो भी हम खत्म कर देंगे। और ये जो लोकल असेंबलर जो लूटमार करता है, दिन प्राइस बढ़ाता है, ये भी आइंदा बढ़ाएंगे। बात शर्त ये है कि हुकूमत हमारी बात को सुने और हमें कमर्शियल गाड़ियों की जो है इजाजत दे। जी सही। तो आप ये कह रहे हैं कि हमारी लोकली जो कार्स हैं वो मैन्युफैक्चर यहाँ पर नहीं होती, प्रोडक्शन नहीं है, इस वजह से जो है ये गाड़ियों की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अभी इसको कम करने के लिए क्या इक़दाम आप समझते हैं हुकूमत की जानिब से करने चाहिए? क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि 40% जो है गाड़ियों की फ़रोख्त में कमी आई है। देखिए, वो तो सीधी बात है, लोगों की कीमतें खरीदने कोई चीज नहीं होगी और आप कीमतें भी बढ़ा रहे हैं और आप मसनूई कीमत पैदा करें। देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, आवाम को जब तक गाड़ियां जो है वो कंपनी प्राइस पे नहीं मिलेगी, जब तक ये जो लोकल असेंबलर जो है ये अपने ऑथराइज डीलर को प्रायोरिटी में जो गाड़ियां देते हैं वो देना बंद ना करें, बंद कर दें। वो देखिए, एक दिलर को 200, 250, 300, 500 गाड़ियों का कोटा दिया जाता है, और ये ब्लैक मार्केटिंग जो इन्हीं गाड़ियों जिस तरह हुकूमत ने बेनामी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको पकड़ना शुरू किया है, इसी तरह ये कार जो है ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो इन बेनामी गाड़ियों को भी पकड़ना चाहिए और ये तमाम बुकिंग जो है आवाम को देनी चाहिए, ताकि आवाम को जो है वो कंपनी प्राइस में गाड़ी मिल सके और टाइम से गाड़ी मिल सके। लेकिन देखिए, सवालिया निशान अब भी यही है कि जब तक ये असेंबलर है गाड़ियों की कीमतें कम नहीं होंगी, जब तक हमारे मुल्क में जब तक वेंडर और ये असेंबलर मिलके मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं जाएंगे,
हमें आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, आवाम को सस्ती गाड़ियां नहीं मिलेगी। सिर्फ एक ही रास्ता है कि हुकूमत जो वो इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट खोल दे और जो है 5 साल तक पुरानी कार लाने की इजाजत दे। ये इंशाअल्लाह ताला ये तमाम तकलीफें दूर हो जाएंगी, हुकूमत को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू भी मिल जाएगा। सही। अच्छा, ये आपने कहा हुकूमत को ये सारे जो अभी आपने बताया इक़दाम करने की ज़रूरत है। अच्छा, हुकूमत की पॉलिसीज़ को अगर देखा जाए तो काफ़ी मस्बत पॉलिसीज़ हुकूमत की रही थी। जो टैक्सेस हैं उसमें कमी की गई थी, उसके अलावा जो शरह सूद है उसमें भी कमी की गई थी, जो सेल्स टैक्स है उसमें भी कमी की गई थी। तो उसके बावजूद ये जो डीलर हैं या जो गाड़ियाँ बेच रहे हैं या जो असेंबलर हैं, उन्होंने क्यों बढ़ाई हैं फिर भी कीमतें, जब हुकूमत की जानिब से इस सेक्टर को मतलब उसके लिए काम किया जा रहा है, इक़दाम किए जा रहे हैं ऑटो सेक्टर को बूम देने के हवाले से? देखें, मैं बहुत माजरत के साथ मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये बातें आपके नॉलेज में भी आई हैं। हमने भी कई मरतबा लिख के भिजवाया और लास्ट टाइम जो इनके खिलाफ जो इक़दाम किए गए थे वो आप ही के कहने पे किए गए थे। लेकिन ये देखें कि हुकूमत की रीत को इन्होंने चैलेंज किया है। बल्कि मैं ये कहता हूं जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो ऑर्डर निकले थे उनको इन्होंने रद्द कर दिया है। जब देखें अभी पिछले दिनों डॉलर जो है 170 से छूकर तुम्हारा 152 रुपए पे आ गया था, 18 रुपए की कमी आई। इन्होंने प्राइस कम नहीं किए थे और अब जब डॉलर बढ़ गया तो इन्होंने प्राइस बढ़ा दिए। लेकिन मेरा कहना ये है कि ये खेल डॉलर का नहीं है। असल बात यह है कि ये मैन्युफैक्चरर नहीं है, ये असेंबलर्स हैं। जब तक हमारे मुल्क में तमाम CKD, SKD असेंबली पार्ट्स हमारे मुल्क में नहीं बनेंगे, जब तक ये लूटमार का सिलसिला चालू रहेगा इन लोकल असेंबलरों की तरफ से, आवाम को कभी सस्ती मेयारी अच्छी गाड़ी नहीं मिलेगी। आप देखें कि आपका जो गाड़ियां बनाते हैं इसका रोड स्टैंडर्ड क्या है, वो 0 है। हम आज तक किसी दुनिया के किसी मुल्क में एक गाड़ी भी जो हम एक्सपोर्ट नहीं कर सके। उसकी वजह क्या है कि हम असेंबलर्स हैं, हम मैन्युफैक्चरर नहीं है। हम दुनिया की घटिया तरीन गाड़ी, सब स्टैंडर्ड गाड़ियां बनाकर हम पाकिस्तानी आवाम को दे रहे हैं और हुकूमत को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सही, बहुत शुक्रिया HM शहजाद साहब, आप हमें वक्त दिया और कुछ अहम नुकात हमसे डिस्कस किए। मज़ीद बात करेंगे लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा और बढ़ते हैं अगले मौजू की तरफ। बहुत ही अहम मौजू के हवाले से बात करेंगे, ख़ास तौर पे जो यूथ है, हमारी जो नौजवान नस्ल है, उसके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू रहेगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तलबा हैं जो बैरून मुल्क तालीम हासिल करना उनकी ख्वाहिश रहती है और वो चाहते भी हैं कि वो तालीम हासिल करें। रिसोर्सेज होने के बावजूद बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि उनको नहीं पता होता कि कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जो कि स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं, किन ममालिक में जाना बेहतर है और किस यूनिवर्सिटी की डिग्री या किस मुल्क से अगर वो डिग्री हासिल करें जो उनकी आगे फ्यूचर उनके करियर में मददगार साबित हो। तो ये सारे सवालात के जवाब हम जानेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है तला अनवर ने, जो कि एजुकेशनल एडवाइज़र हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं यूथ पार्लियामेंट के। तो उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तला, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, यू आर डूइंग माशाल्लाह ग्रेट शो एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउअडेज। और बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो गया क्योंकि अक्सर हम सवाल करते हैं कि तारीख़ पे हमें अपना बड़ा नाज है कि जी हमने ये ईजाद किया, हमने वो ईजाद की। तमाम मोमिन की मिरास कहा जाता है तालीम को और इल्म को। लेकिन फिर हम देखते हैं तो थोड़ी सी मायूसी भी नज़र आती है कि जो हमारे पाकिस्तानी तलबा हैं या क्या ओवरऑल पाकिस्तान जो इस वक्त प्रोफेशनल लाइफ में भी हैं, तो उसमें सुई से लेके जहाज़ तक हमने क्या इन्वेंट किया, या इंसान के इस दुनिया में आने से और जाने तक, यानी कि जो कफन हम पहन रहे हैं वो भी पाकिस्तान में नहीं बन रहा और जो बच्चा इस दुनिया में आ रहा है उसके लिए जो आलात, जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो भी पाकिस्तान में नहीं बन रही। तो ये बड़ा एक फुकदान नज़र आता है। तो इसके लिए आला तालीम हासिल करना मेरे ख्याल से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जितने भी हम तारीख़ उठा के देखें, जितने बड़े बड़े लीडर्स हमारे गुजरे हैं वो बाहर से आला तालीम हासिल करके आए। फाउंडर ऑफ पाकिस्तान अल्लामा इकबाल, बड़े बड़े नाम ऐसे, और मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब समेत बड़े लीडर्स। तो आप क्या समझते हैं, आजकल की बात की जाए तो
दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, इंटरनेट से बहुत ज़्यादा फैसिलिटी आ गई है, लोगों को पता भी चल गया है, लेकिन स्टिल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, तलबा और तालिबात हैं जो अप्लाई करना उनको प्रोसीजर नहीं पता, उनको कॉस्ट नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि कौन से ममालिक हैं, कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्कॉलरशिप दे रही हैं। तो किस तरह यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ज़्यादा किन ममालिक में जाना बेहतर है और कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ जो कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं? ठीक है, मैं आपके उस पिछले जुमले से आगाज़ करता हूँ। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी पाकिस्तान से बाहर, ऑब्वियसली उस वक्त पाकिस्तान बना नहीं था, अल्लामा इकबाल की तालीम भी जो थी वो हिंदुस्तान से बाहर थी क्योंकि पाकिस्तान नहीं बना था। लेकिन क्योंकि अब 70-75 साल गुजर गए हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि अब उस दर्जे की बहुत सारी जामियात होनी चाहिए थी, हैं बहुत सारी जामियात पाकिस्तान की बहुत अच्छे लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही हैं, थोड़ा सा उसका नंबर ज़्यादा होना चाहिए था। पॉइंट नंबर 2 कि एक स्टूडेंट को पता कैसे चले कि उसे कौन से कंट्री जाना है। ठीक है, तो मैं आज आपके चैनल और इस सिटी एट 10 के तवज्जुह से तमाम अपने व्यूअर्स को ये बता देता हूँ कि आपने सिर्फ 5 फैक्टर्स को देखना है। सबसे पहले ये देखना है कि पूरी दुनिया में जो 204-206 ममालिक हैं उनमें से आपके लिए कौन सा मुल्क अच्छा है। तो आपने देखना है कि आप जो चीज़ पढ़ना चाहते हैं उसका इंटरेस्ट और उसकी मार्केट उस कंट्री में कैसी है। पॉइंट नंबर 2, वहाँ पर ज़बान कौन सी बोली जाती है, मैं उस पर भी आऊँगा क्योंकि बहुत बड़ा एरिया यूरोप, वहाँ पर 28-29 मुल्क और तमाम जगह अलग अलग ज़बानें। तो ऐसा ना हो कि आप उस डिग्री को तो हासिल कर लें लेकिन उस लैंग्वेज बैरियर की वजह से सर्वाइव ना कर पाएँ। पॉइंट नंबर 3, क्योंकि पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आता है और इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट फैमिली की तरफ से नहीं होती, तो स्टूडेंट को ये देखना चाहिए कि उस कंट्री की पॉलिसी स्टूडेंट के लिए क्या है। क्या वो उसको पार्ट टाइम वर्क अलाउ करेंगे, 20 आवर्स जो अलाउड होते हैं काम करना, या नहीं। पॉइंट नंबर 4 कि आपको पढ़ाई के बाद क्या अपॉर्चुनिटी है। जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं ज़रा जो आपको कहते हैं कि अगर आपकी अंडर ग्रेड या पोस्ट ग्रेड कंप्लीट होता है तो यू विल हैव पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, यानी आप वहाँ पे जॉब सर्च करें, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लें। पॉइंट नंबर 5 कि वहाँ पर लॉन्गर रन में आपके पास क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं फ्रॉम दैट कंट्री। तो स्टूडेंट हमेशा चाहता है कि वो पढ़े, पढ़ने के बाद थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले और फिर पाकिस्तान वापस आए और अपनी ही होम कंट्री को सर्व करे। अब स्कॉलरशिप्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, रैंकिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो रैंकिंग इज़ बेसिकली इट्स जस्ट नॉट अ नंबर, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि यूनिवर्सिटी का कैंपस कितना बड़ा है, उसमें फैसिलिटीज़ कितनी हैं, उसमें रिसर्चेस कितनी हो रही हैं, उसकी PhD स्कॉलर्स कितने हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स मिलकर रैंकिंग्स बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर मैं बात करूँ UK की, तो क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी लंदन, यू हैव ब्रूनल यूनिवर्सिटी रैंकिंग 383 इन द वर्ल्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स इनका कॉलचेस्टर और साउथ एंड पे कैंपस है, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी टॉप 500 इन द वर्ल्ड में आ जाती है। तो ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं। एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर होता है वो बड़ा सिंपल सा है जी, कि आपने अपने प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स और जो आप पढ़ना चाह रहे हैं डिज़ायर्ड कोर्स, और उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है ज़रा, दैट इज़ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या लेटर ऑफ मोटिवेशन, कि वो यूनिवर्सिटी इतने सारे स्टूडेंट्स को छोड़ के आपको क्यों सेलेक्ट करे। सो आपके ग्रेड्स कभी कभी मैटर नहीं करते, आपका आइल्स का स्कोर कभी कभी मैटर नहीं करता, लेकिन आपका जो एक ख्वाब है, जो आपका एक परसेप्शन है उस डिग्री को लेके और सोसाइटी को सर्व करने का, वो कभी कभी बहुत मैटर करता है। सही। अच्छा तलहा, मुझे ये भी बताइए कि जब आपके पास लोग आते हैं करियर काउंसलिंग के लिए या जो एजुकेशनल एडवाइस लेने के लिए, तो ज़्यादातर उनका क्या होता है माइंड में कि वो अगर बाहर जाना चाह रहे हैं तो वो आला तालीम के हुसूल के लिए जाते हैं, या उनका पर्पस ये होता है कि वो वहाँ जाके सेटल हो जाएंगे, या वो वापस आएंगे और मुल्क वो जो उन्होंने डिग्री ली है उससे मुल्क और कौम की उसके लिए काम करेंगे। मैं आपको सच बताता हूँ जी, मैं आपको सच बताता हूँ, इस वक्त ख़ास तौर पे आप कराची बेस्ड हैं और कराची के मामलात को बड़ा उजागर कर रही होती हैं अपने शो में जी, तो आप उन्हीं से ना चीज़ों को थोड़ा सा एनालाइज कर सकती हैं। यानी अगर मैं कुछ ख़बरें उठा के देखूं तो मुझे अंदाज़ा होता है कि जामियात में कभी किसी ख़वातीन के साथ कोई मामला हो गया, या मेरिट पर स्टूडेंट्स का अक्सर हमारे पास जो एक कंप्लेन आती है कि सर हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया लेकिन हमें उतनी अच्छी हमारी इवैल्यूएशन नहीं हो सकी। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, आपका लाइफस्टाइल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बड़ा मैटर करता है। यानी कि एक स्टूडेंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे पाकिस्तान में अगर एक सिविल इंजीनियर है तो उसकी जो सैलरी का स्केल है वो 1.5 से 2 लाख रुपए पाकिस्तानी है, लेकिन अगर वही स्टूडेंट बाहर जाके जॉब करेगा तो अब उसकी अगर मैं वैल्यूएशन करता हूँ
तो वो पाउंड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो 3 से 4 हज़ार पाउंड्स पर मंथ बनता है, जो 6 से 8 लाख रुपए बनते हैं। वही आप हैं ज़हरा, वही आपकी डिग्री है, वही आपकी स्किल्स हैं, आप उतना ही काम कर रही हैं, काम भी आप उतना कर रही हैं, लेकिन अब आपकी इवैल्यूएशन मल्टीप्लाई बाय 200 हो रही है। तो कुछ स्टूडेंट्स ज़रूर हैं जो वहाँ पे रुकते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं नहीं हमारी यहाँ पे फैमिली है, या हमने अपने होम कंट्री को सर्व करना है, तो वापस भी आते हैं। सही। अच्छा तलहा, ज़्यादातर हम अगर देखते हैं कि लोग जो बाहर जाना चाहते हैं वो US या UK या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी कंट्रीज़ हैं, लेकिन अगर हम एशियन कंट्रीज़ की बात करें, मलेशिया या सिंगापुर या फिर चाइना, तो टर्की भी अब जो है काफ़ी कोर्सेज ऑफ़र कर रहा है, तो आजकल देखने में आ रहा है इस तरफ भी रुझान बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ रहा है ज़हरा, और उसका रीज़न ये है कि अगर आप मलेशिया की बात करें तो मलेशिया में जो एक सोशल सिक्योरिटी का फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पर जो फाइनेंसेस हैं वो बहुत कम लगते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ ने क्या किया, जो ऑस्ट्रेलियन और UK यूनिवर्सिटीज़ थी, उन्होंने अपने कैंपसेस बना दिए मलेशिया में, कि आप मलेशिया में पढ़ के 2 डिग्रीज़ ले सकते हैं, मलेशिया की यूनिवर्सिटी की भी और UK की भी। सो अगर आप इसको कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखें तो आप कोई 10% में मलेशिया में वही डिग्री ले सकते हैं जो आपको UK में मिलनी थी या USA में मिलनी थी। फिर आपके पास ट्रांसफ़र प्रोग्राम्स हैं। मैं कोट करना चाहूँगा एक एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी, इट्स नंबर 1 यूनिवर्सिटी इन मलेशिया, यू हैव टेलर्स यूनिवर्सिटी, यू हैव इंटी यूनिवर्सिटी। तो इनकी पार्टनरशिप्स हो गई हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट डायरेक्टली पाकिस्तान से अगर USA नहीं जा पा रहा ड्यू टू एनी रीज़न, तो वो अपने इनिशियल ईयर्स को मलेशिया में स्पेंड करे, और फिर लेटर ऑन जो लास्ट ईयर्स हैं अपनी डिग्री के वो USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या UK में स्पेंड कर सकता है। तो अब उसके ऊपर पॉलिसीज़ थोड़ी अच्छा तरह हम देखते हैं बहुत सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ जो यहाँ पर प्रोग्राम हैं, लॉ के जैसे हम बात कर लें जो बाहर की डिग्री देते हैं, तो क्या उसमें भी फ़ायदा होता है, क्योंकि आपकी कॉस्ट एक तो कम होती है, फिर लास्ट जैसे आपने बताया कि लास्ट ईयर या लास्ट 2 ईयर्स मास्टर्स के आप जाके बाहर ले सकते हैं, बैचलर आपने यहाँ कर लिया, ख़ासतौर पे लॉ की बात करें तो देखिए एक लॉ एक वो फील्ड है कि जो बड़ी नोबल है, और एक लॉयर को जितना ऑनेस्ट होना ज़रूरी है उतना ही उसका एक्सपोजर होना भी ज़रूरी है। खुदा न खास्ता आपके साथ आज कोई इशू हो जाए तो आप हमेशा एक बड़ा लॉयर ढूंढेंगी, आप एक बड़ा डॉक्टर ढूंढेंगी, और उस बड़े होने का आपके जहन में या हर पाकिस्तानी के जहन में एक पैमाना क्या है कि उसकी डिग्री बाहर की हो। यानी जब बाहर लॉयर के बोर्ड लगा होता है ना कि जी बैरिस्टर हैं, UK से पढ़ के आए, तो आप कहती हैं उस पर ट्रस्ट ज़्यादा हो जाता है। और दूसरा पॉइंट, सॉरी मैं इसमें ऐड कर दूँ, आप सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, कि आप यहाँ से बैठ के पढ़ सकते हैं कि आपने यहाँ से पढ़ा और डिग्री UK की ले ली, आपने ऑनलाइन पढ़ लिया, आपने जूम पे क्लासेस ले ली, आप पढ़ तो लेंगे, लेकिन आपका जो एक इंटरनेशनल एक्सपोजर है जो वो UK जाके ही मिलना था या US से जाके ही मिलना था, वो कहीं लैक हो जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि एक कमरे में हम किसी स्टूडेंट को बंद करें, उसको कहें कि जी ये तमाम किताबें 5 साल तक आपने इस कमरे से बाहर नहीं निकलना, आपने जो खाना है ऑर्डर इट, हैव इट, पढ़ते रहें। जो फैसिलिटीज़ एक MBBS वाले स्टूडेंट को देते हैं उसी एक स्टूडेंट को देते हैं। जब वो 5 साल बाद निकलेगा, क्या आप अपना इलाज कराएंगी उस डॉक्टर से? नहीं कराएंगी। सही, बिल्कुल, बहुत अच्छी एग्जांपल दी। अच्छा तला ये बताइए कि आप शुरू में बताने वाले थे कि एक फॉर एग्जांपल मैं अगर जाना चाह रही हूँ बाहर और पढ़ाई के हवाले से, और जो हमें देख रहे हैं जो स्टूडेंट्स वो जाना चाह रहे हैं, तो आपने कहा 5 बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको मद्देनज़र रखने चाहिए, 5 स्टेप्स, तो वो मेरे ख्याल आप बता रहे थे, 2 शायद मिस हो गए, तो मैं उसको थोड़ा सा लास्ट में अगर कुछ रह गया, पॉइंट नंबर 4 तक तो मैंने बता दिया था। पॉइंट नंबर 5 ये होता है कि लॉन्ग रन में आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी उस कंट्री में जहाँ पर आप रहना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स के रिलेटिव्स भी बाहर हैं। मैं आपको बताऊं ज़रा, इट्स नॉट अ बैड थिंग कि अगर आप कोई स्टूडेंट बाहर जाता है और वो सेटलमेंट की तरफ मूव करना चाहता है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूं। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बड़ा फ़ख्र करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पर, तो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बनता कैसे है? वो या तो वर्क रूट पे जाता है या वो स्टडी रूट पे जाता है। तो उनके जो इक्तिसादी सिपाही कहते हैं, बाकायदा इमरान खान उनको इक्तिसादी सिपाही कहते हैं, कि जब वो रेमिटेंसेज आती हैं इस मुल्क में तो इकोनॉमिकली अगर आप देखें तो बड़ा फ़ायदा होता है, ठीक है, क्योंकि उनकी फैमिली यहीं है। 18, 20, 22 करोड़ अवाम एक साथ कहीं शिफ्ट नहीं हो सकती। कोई फैमिली का बंदा जाता है, वो फिर अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करता है और एट द एंड वो वापस पाकिस्तान ही आता है, क्योंकि यहाँ का जो एक हुब्बुल वतनी है या यहाँ की मिट्टी में जो एक मोहब्बत है ना, वो आपको कहीं और नहीं मिलती। आप बात करें, हमारे पास अक्सर स्टूडेंट्स से हम बात करते हैं, वो कहते हैं सब कुछ अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन लाइफ के किसी ना किसी फेज़ में आपको ख्याल आता है कि नहीं अब पाकिस्तान का चक्कर थोड़ा सा लगा लेना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, यहाँ की मिट्टी और अपने वतन से जो मोहब्बत होती है वो आपको वापस
कभी ना कभी खींच कर ले आती है। तो तलहा वो लोग जो कि परेशान रहते हैं और ख़ास तौर पे जो अपना डिसाइड नहीं कर पाते, डिसीजन मेकिंग बहुत उनकी कम होती है इस हवाले से कि उनको आगे करना है, किस फील्ड को चूज़ करना है, कहाँ जाना है, और ख़ास तौर पे बाहर अगर जाना चाह रहे हैं तो कौन सी ऐसी डिग्री है जिसको वो सेलेक्ट करें। तो क्या कहेंगे सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं तो कौन सी ऐसी फील्ड है जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा? असल में देखें होता क्या है, हमारे पास जब मैं डेली बेसिस पे स्टूडेंट के साथ मिल रहा होता हूँ या हमारे जो एक्सपोज होते हैं उसमें मैं मिल रहा होता हूँ, तो पता ये चलता है कि स्टूडेंट की इस वक्त सवाल ये होता है कि मैं वो फील्ड पढ़ना चाहता हूँ कि जिसमें मुझे मॉनेटरी बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो। तो जब तक हमारा ये पॉइंट रहता है, देखें होता क्या है, बहुत तेज़ी से एडवांसमेंट हो रही है ज़हरा। मैं और आप आज यहाँ पर ये शो कर रहे हैं तो एक कैमरा जो है वो ऑटो पर है, 2 कैमरामैन मौजूद हैं। आने वाले दौर में हो सकता है हमें 2 कैमरामैन की ज़रूरत भी ना हो सकता है हमें मज़ीद टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत ना हो। तो ये जॉब्स ख़त्म होती जाएंगी, और वो जॉब्स जो ख़त्म हो रही हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से हो रही हैं। तो जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ रही है उतनी रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्स जो उसकी नीड कम हो रही है। तो इस वक्त स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए कि उनका जो इंटरेस्ट है वो पढ़ें। अगर उसमें 3 साल बाद अपॉर्चुनिटी नहीं भी होगी लेकिन उनका इंटरेस्ट होगा तो वो उसमें एक्सेल कर सकते हैं, वो खुद अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। तो ये मत सोचें कि मॉनेटरी बेनिफिट क्या है। अगर मैं इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाहुम्मा रिज़्क़नी, आप जब कहते हैं कि या अल्लाह मुझे रिस्क दे तो अल्लाह ताला उसका जवाब देते हैं। आप अपने रिस्क को, अपने खाने को, अपने माल को उस डिग्री से मशरूत मत करें कि अगर मेरे पास ये चीज़ होगी तो ही मैं ये बन सकता हूँ। अल्लाह ताला आपको वैसे भी वो सारी चीज़ें देंगी, तो अपने इंटरेस्ट को देखें, उसको पहचानें कि आप क्या करना चाहते हैं, आप उस डिग्री में एक्सेल करें। और उसके अलावा डिग्री के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सेल्फ ग्रूमिंग की बड़ी ज़रूरत होती है, आपको पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत शुक्रिया तलहा अनवर, बहुत खूबसूरत बातें आपने की, और जो नौजवान हमें देख रहे हैं स्पेशली स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत मालूमाती और इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू रही। मज़ीद बात करेंगे लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट कराची टैलेंट का, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं कराची के बासलाहियत और होनहार लोगों से। तो आज हम आपको मिलाएंगे पाकिस्तानी बॉडी बिल्डिंग टीम के 2 खिलाड़ियों से जिन्होंने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया। आपको बताएं कि एक शो हुआ था दुबई में, दुबई मसल शो, और जिसका नाम था दुबई मसल्स क्लासिक शो, जिसमें मेन जो फ़िज़ीक कैटेगरी थी उनमें इन्होंने जो है एक हमारे साथ 2 इस वक्त मेहमान मौजूद हैं। एक ने 7वीं पोजीशन हासिल की जबकि दूसरे ने 10th पोजीशन हासिल की। तो आइए इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। इस जो शो था उसके हवाले से बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गाजी खान खलील जिन्होंने 7th पोजीशन हासिल की थी इस शो में, और उनके साथ मौजूद है ज़ैनुल आबदीन जिनकी 10th पोजीशन थी मेंस फिज़ीक कैटेगरी में। जी अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को, वेलकम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया वक्त दिया। अच्छा, सबसे पहले बताइए दुबई मसल शो ये क्या है शो, कैसा रहा और कितने पार्टिसिपेंट्स थे, कितने ममालिक ने इसमें जो है वो पार्टिसिपेट किया था? दुबई मसल शो ये तो एक एक्सपो होता है वेयर यू हैव ब्रांड्स एंड पीपल रेलेवेंट टू बॉडी बिल्डिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे कम टुगेदर। एक बहुत बड़ा एक इवेंट होता है और आई हैव बीन गोइंग देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ, एवरी ईयर दिस हैपेंस। अच्छा। So around a couple of years ago we went and we saw the muscle show and we decided कि either we come compete here next year, either we don't come at all. So we did the latter. In the Middle East region this is known to be one of the largest shows that takes place. So for us that is the easiest क्या बोलते हैं way to go compete in a big show. तो हमारे लिए अरीब करीब में ये सबसे बड़ा ही शो था. And as far as the people who come compete here, because it's such a big show, it's affiliated with the IFBB Elite Pro League. So countries, so it would be, I wouldn't be surprised if people from almost every country in the world came to compete in one capacity or the other. There are multiple events as well.
तो हमारी कैटेगरी में जो मेंस फिजिक थी अराउंड 400 कंपटीटर्स वी हैव वाओ, मतलब 400 प्लस जो थे पार्टिसिपेंट्स, उसमें से आप लोग की नुमाया कारकर्दगी रही, दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान से। तो जैन, मुझे आप बताइए कि जैसे कि गाजी ने बताया कि हम पहले शो देखते रहे और फिर हमने सोचा कि इसमें पार्टिसिपेट किया जाए, क्यों ना, या फिर बैठ के देखा जाए। तो क्या चीज़ थी, किस चीज़ ने मोटिवेट किया? और लास्ट ईयर मैंने एक शो खेला था पाकिस्तान में। अच्छा, और हम दोनों ने वो शो खेला था और अपने अपने क्लास में विन किया था। हाँ। फिर उसके बाद प्रिपरेशन जो है वो दुबई मसल शो की और तकरीबन 1 साल लगा मैं इस चीज़ के लिए कि प्रिपरेशन करनी है और सारी चीज़ें करनी है। फिर उसके लिहाज से वहाँ पर जाने का मकसद यही था कि एक तो शो खेलना है, फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो ओलंपिया स्टेज के बॉडी बिल्डर्स हैं वो वहाँ पे थे, सारे ब्रांड्स के साथ थे, बहुत सारे ब्रांड्स थे और उनसे मिले, देखा कि क्या चीज़ें होती हैं हम लोग जो लाइक करते हैं पाकिस्तान में। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें वहाँ से हम लोग सीख कर आए। सही। कि किस तरीके अच्छा, तो ये मुझे बताइए गाजी, आप दोनों कि कितना टाइम लगा प्रिपरेशन में, क्योंकि कई ममालिक के ऐसे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। बॉडी बिल्डिंग में बड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी, खाने पीने के हवाले से बात की जाए, डाइट और फिर एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो कितनी मेहनत लगी, क्या मुश्किलात फेस आई आपको? आपसे स्टार्ट। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसको वाइल्स एक शो की प्रेप तो समझेंगे, इट डिपेंड्स ऑन द एथलीट टू एथलीट, बट 1 साल जो हमने लगाया दैट्स अ कंसिडरेबली लॉन्ग पीरियड, बिकॉज मतलब सर्टेन कंस्ट्रेंट्स जो हम लोग के हैं। बट अगर आप देखे जाए, बॉडी बिल्डिंग इज अ स्पोर्ट, इज अ लाइफस्टाइल। द रीज़न वाई वी डिसाइडेड कि हम आप स्टेज पे जा सकते हैं वो ये भी पिछले 9-10 साल से कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ। तो व्हेन वी स्टार्टेड लाइक दिस इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस, तो जस्ट टू से कि कितना टाइम लगा, भाई 9-10 साल लगे कंसिस्टेंटली गोइंग टू द जिम एंड ईटिंग। जो सबसे बड़ा मसला होता है गोइंग टू द जिम और लिफ्ट वेट्स उठाने में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा भी लगता है। जो वो देयर इज अ सेइंग, एब्स आर मेड इन द किचन। तो बात एक्चुअली ये होती है कि व्हेन इन द लास्ट 4 मंथ्स ये जो मतलब अभी मे बी जो हम लोग शायद लिटिल कंटेंट दैट वी गेव यू, इसमें वी श्रेडेड द बोन। वो कंडीशन लाने के लिए वी हैव टू स्टॉप ईटिंग कार्ब्स। और लोगों को लगता है कि हाँ चावल कुछ खाना बंद किया, नहीं, यू स्टॉप ईटिंग कार्ब्स, योर ब्रेन स्टॉप्स वर्किंग। मुझे वैसे पता बिकॉज माय डे जॉब इज अ लॉयर, आई एम अ लॉयर। तो मेरा तो लिटरली आई फेल्ट कि भाई दिमाग चलना नहीं चाहिए, सुबह 7 बजे उठो जाओ। तो एंड जो लोग जो सबसे ज़्यादा सफ़र तो नहीं करते, बट जिनको हमारे साथ थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है वो हमारी फैमिली हो गई है। बिकॉज व्हेन यू आर ऑन द डाइट लिटरली, तो यू आर इरिटेबल, यू आर नॉट इन द बेस्ट स्पिरिट्स, दिस दैट एक्सेट्रा। सो द हार्डेस्ट पार्ट इन ऑल ऑफ दिस इज योर डाइटरी कंस्ट्रेंट्स, एंड दैट इज व्हाट विल मेक द डिफरेंस एट द एंड। उसके बगैर नहीं हो सकता। बाकी एक्सरसाइज तो आपने जितनी करानी है, हाँ, एक्सरसाइज तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपकी डाइट, आपको कंट्रोल करना है। और कभी ना कभी आप जब अपने इर्द गिर्द लोगों को देख रहे होते हैं तो वो आराम से इतना सब कुछ खा रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली आपका भी दिल करता है वो चीज़ें खाने का। तो अपने आप को एक तरीके से बहुत सारी अपनी ख्वाहिशात को मारना, क्या कहेंगे आप? देखें, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि डाइट का बिल्कुल बहुत ख्याल रखना पड़ता है। जी। फिर जब हमारी सराउंडिंग है ना, जो हमारी टीम होती है, बेसिकली हमारी एक टीम है। जैसे हमारा एक कोच है रब नवाज, फिर वासिफ भाई जो हैं वो काफ़ी हेल्प करते हैं, फिर जुहेब है, तला भाई हैं। तो ये हमारी एक पूरी एक टीम है जो मोटिवेट करती है, जो बताती है कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा जा रहा है। आप कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल आप बोलते हो कि यार नहीं, अब मुझसे नहीं होगा, तो बट आपके पीछे जो आपकी टीम होती है ना, वो आपको मोटिवेट करती है। अच्छा, आपका कोच जो आपको मोटिवेट करता है उसका बड़ा हाथ है, तो आपका कौन, दोनों का सेम थे या दोनों का सेम ही है? लेकिन वही मैंने आपको बात बताई कि वो जो रब नवाज है, तो वो कोच है। बाकी जो पूरी एक जो उस टीम के जो हेड हैं वो वासिफ भाई हेड करते हैं। And it's so important to have someone like him in the back room, because for me वो इतना रब नवाज in and of himself, he's so invested in us। वो इतनी वो कर रहा होता है कि बंदा शर्म के मारे बोलते हैं यार ये इतनी मेहनत करे, हम भी कर ही लेते हैं। So again it's always the best thing for me is कि Zain always competes with me, so it's always good to have like someone going in the process with you। और in all of this is वासिफ भाई जो एक हमारे हैं, he is also an amazing guy। मतलब वो मोटिवेट करना, सबको साथ लेके चलना, and this is very important। and for us it's so much fun going on stage, whether before going on stage हम लोग ने ये सोचा था यार, because before we go then
कोई पूछता नहीं है हमसे। बाकी दुनिया की जितनी भी टीम्स आई हुई थी ना, उनकी फ्लाइट स्पॉन्सर्ड हैं, उनके होटल स्पॉन्सर्ड हैं, उनके अच्छा, ये मैं एक सवाल अगला जो है वो मेरा कि आप लोग अपने सेल्फ फाइनेंस पे ही गए थे, किसी की सपोर्ट या गवर्नमेंट लेवल पे, क्योंकि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए और आपको यूजुअली आपकी जो गवर्नमेंट है या कुछ NGOs हैं वो सपोर्ट करती हैं, तो आप सेल्फ फाइनेंस पे ही गए थे दोनों? जी बिल्कुल, स्पॉन्सरशिप तो यहाँ है ही नहीं बिल्कुल भी। Other than that, it's like a proper job for people there. उसका आपको महीने की सैलरी मिलती है, आपको सप्लीमेंट्स आपके पूरे मिलते हैं, आपके डाइट आपको मिलती है. We do this for the love of the sport, essentially. तो उसके अंदर जो है ये सारी चीज़ें जो है वो बड़ी मैटर करती है। स्पॉन्सरशिप बेसिकली इस स्पोर्ट्स में बहुत मैटर करता है। सही। तो गाजी ये बताइए, आपने कहा आप लॉयर हैं, बैरिस्टर हैं, तो साथ काम के इस तरह रूटीन सारी मैनेज करना, फिर आप डेली वर्कआउट करते होंगे, बॉडी बिल्डिंग क्लासेस, सारी चीज़ें, तो टाइम मिल जाता है? किस तरह से टाइम मैनेज करते हैं? और जैन आप भी? जी इसी तरीके से है कि बस साथ में मैं तो पर्सनल ट्रेनर भी हूँ और एजुकेशन भी चल रही है साथ साथ, और फिर ये चीज़ भी साथ लेके चल रहे हैं क्योंकि सब चीज़ें साथ लेके चलनी है और करना है। तो इसमें यही है कि बस आप हार्ड वर्क करते रहो और बाहर जाके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। जैसे स्टेज का एक जो एक्सपीरियंस था जैसे पाकिस्तान में, लेकिन बाहर तो जब आपको बुलाया, जब आप स्टेज पे जब जाते हो ना, जब मैं स्टेज पे गया तो उन्होंने पाकिस्तान का एक नाम लिया कि पाकिस्तान से रिप्रेजेंट करने आ रहे हैं, मेरा नाम लिया, तो वो एक जो है ना, वो जो टाइम था ना वो बहुत अच्छा था कि इस तरीके से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक पाकिस्तानी एथलीट जिसको कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, कुछ नहीं है, अपनी बिहाफ पे सब चीज़ें करते हैं। सही सही। अच्छा मुझे ये बताइए गाजी कि जो नए आने वाली लोग हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं और इसे एज अ करियर लेना चाहते हैं, जैसे कि आप भी इंस्ट्रक्टर हैं, जी। कोच होते हैं, तो वो लोग क्या चीज़ करें? और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, लड़के हैं जो कि एक्सरसाइज कर रहे होते हैं लेकिन उनकी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आ रहे होते, तो क्या डाइट नहीं प्रॉपर ले रहे होते वो? जिनकी बॉडी में चेंजेस नहीं आ रहे तो उनको तो मैं बोलता हूँ रब नवाज के क्लाइंट बन जाएं, उनकी बॉडी में अच्छे चेंजेस आना शुरू कर दें। आई कैन वाउच फॉर दैट एंड ट्रस्ट मी, आई एम नॉट वन टू गिव आउट कॉम्प्लीमेंट्स लाइकली, बट अदर देन दैट देखें, एक तो you consider bodybuilding being a professional athlete in the realm of bodybuilding, वो तो यहाँ पे मुश्किल नहीं नामुमकिन है, क्योंकि this is one of the most expensive lifestyles to have, to eat this much, have so, मतलब जब चिकन खाने में अब आधे बंदे की तनख्वाह पर निकल जाती है। So what I would advise for somebody who's looking after a good physique, don't this, ये पूरी अब एक साइंस बन चुकी है। I being like मैं बोलते हुए अजीब लग रहा है, हाईली एजुकेटेड इंडिविजुअल, मैं भी देख के घबरा जाता हूँ कि यार ये तो दिस इज अनदर स्कूल ऑफ थॉट, दिस इज अनदर एजुकेशन दैट आई नीड टू टेक ऑल टुगेदर। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें उसमें जब हम आते हैं तो हमें पता लगती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और आजकल जिस हालात जो हमारे चल रहे हैं, महंगाई का जो आलम है, सभी परेशान हैं। तो अब ये बताइए कि फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स हैं, इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उससे पार्टिसिपेट करने का नेक्स्ट प्लान क्या है आप दोनों का? The second we got off stage, the first हमारे दिमाग में सबसे पहले आया था कि अगली बार ऐसा आना है कि मतलब इससे ज़्यादा अच्छी पोजीशन और परफॉर्म करना, देख के हमें अंदाज़ा हो गया कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। तो लैग करें पर चीज़ें जो हैं, जो वीकनेसेस हैं अपनी, वो हमने कंप्लीट करनी है अपनी। But we look good on stage, that's the thing. Regardless of anything else, we understand because of the constraints we have. Like I said, my routine is सुबह 7 बजे से शाम 7-8 बजे तक, and then मेरे 2 बच्चे भी हुई, शादी भी हुई, तो सबसे पहले तो like thank you to my wife for bearing with you throughout all of this. Without you, मतलब there wouldn't have been this. कभी मैं बोल दूँ on record. But for the first question, everybody please exercise. It's so important, especially with the stresses of the world. Body बनाना एक by product होता है। सही सही, बिल्कुल आपने सही कहा। इसी बात से प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबदीन आपका, गाजी खान साहब आपका, आप दोनों प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और इस बात पे ही एंड करते हैं प्रोग्राम का कि एक्सरसाइज ज़रूर करें। जिस तरह आप खाना खाते हैं, जिस तरह आप सोते हैं, जिस तरह आप दूसरी एक्टिविटीज़ करते हैं, ये भी जो वर्जिश है वो भी आपकी हेल्दी रहने का एक एक बेसिक रूल इसको बना लें और एक्सरसाइज करें। बाद में ये चीज़ें आती हैं बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस और ट्रेनर। तो प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपनी हो ज़हरा रज़ा को दीजिए इजाज़त। अपना और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।